चंद लम्हों बाद वही लड़की नमूदार हुई। मालूम हुआ उसी का नाम लाली है। उसका रंग वाकई दहकते शोलों की माने लाल भभू का था। इंडियन ने उसे बताया कि तुम्हारा सफ़ेद फार्म गुलाम भूखा है और खाने को मांगता है। वो हंसी और मेरा हाथ पकड़कर एक वसी व अरीज झोपड़ी में ले गई। उस झोपड़ी के 3 दरवाजे थे, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में और तीसरा शुमाल की जानिब। औरतें मगरबी दरवाजे से अंदर गईं, जवान और मुसल्ला मर्द मशरक़ी दरवाजे से और बूढ़े शुमाली दरवाजे से। ये हैरत अंगेज़ रस्म थी और जैसा कि मुझे बाद में पता चला, सख्ती से इसकी पाबंदी करनी पड़ती थी। अगर कोई फ़र्द अपना मुकर्ररा दरवाज़ा छोड़कर दूसरे दरवाजे से किसी भी झोंपड़ी में दाखिल हो जाए तो उसे सख्त सज़ा दी जाती थी। उन वैश्यों का ख्याल था कि नौजवान मर्द चूंकि सूरज देवता की नुमाइंदगी करते हैं और सूरज मशरिक़ से निकलता है, इसलिए उन्हें अपने घरों में मशरिक़ी दरवाजे से दाखिल होने का हक़ है। औरतें उनकी मददगार हैं और उनके लिए औलाद पैदा करने का फरीज़ा अंजाम देती हैं, इसलिए उन्हें मगरबी दरवाज़ा इस्तेमाल करना होगा। बूढ़े इस माशरे में कोई खिदमत अंजाम देने के काबिल नहीं, इसलिए वो शुमाल से आएंगे, वगैरह वगैरह। यहाँ उन बूढ़ों को बेतकल्लुफ़ गोली मार देने का रिवाज भी था जो बीमारी, ज़ईफ़ी या उम्र रसीदा होने के बाइस हिलने जुलने के काबिल ना रहे हों। इस झोंपड़ी में भी खुश्क घास का फर्श था और मुख्तलिफ कोनों खुदरों में जानवरों की खालें पड़ी थीं। एक जानिब मिट्टी और लोहे के भद्दे, बेडोल और गंदे बर्तन भी दिखाई दिए। उनमें कोई फर्द भी जूते पहने हुए ना था और न जूते उनके लिए कोई पसंदीदा चीज़ थे। मेरे पाँव में पड़े हुए चमड़े के जूते उन्होंने फ़ौरन उतरवा लिए और उन्हें एक तरफ फेंक दिया। फिर उन्होंने मेरी कमीज़ भी उतरवा दी। उसके बाद एक अजीब बात हुई। किसी ज़माने में मैंने अपने बास दोस्तों की देखा देखी अपने कमर, सीने और बाजुओं पर तरह तरह के जानवरों की शक्लें बनवाई थीं। ये शक्लें रंग बरंगी थीं। मसलन सीने पर एक बब्बर शेर की सूरत, कमर पर मगरमच्छ की और बाजुओं पर उकाबों की। बाजुओं की कई छोटी बड़ी तस्वीरें देखकर हर इंडियन मर्द और औरत तस्वीरें हैरत बन गया। आंखें फाड़ फाड़ कर गौर से देखते और उंगलियों से बारी बारी छूते। मेरे कवि हैकल मालिक ने उन्हें दिलचस्पी से देखा और इशारे से पूछा, ये शक्लें मैंने कैसे बनाई और क्या ऐसी ही तस्वीरें मैं अपने आका के जिस्म पर भी बना सकता हूँ? मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और उन्हें समझाया कि अगर मतलूबा चीज़ें मुझे दे दी जाएं तो मैं ऐसी तस्वीरें उसके जिस्म पर भी बना दूंगा। उन्होंने मुझे पास ही बैठने का इशारा किया। ये बहुत बड़ा एजाज़ था। सब औरत, मर्द और बूढ़े झोपड़ी के फर्श पर दायरे की सूरत में बैठ गए। लाली की हरीफ लड़की भी वहीं मौजूद थी और अभी तक उसके जख्मों से खून रिस रहा था, लेकिन उसने धोने या साफ करने की कोशिश न की थी। जिस उधेड़ उम्र आदमी के बाजू में गोली लगी थी वो भी वहीं बैठा था, अलबत्ता उसके बाजू पर पट्टी बंधी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई खौफ व हरास या रंज के आसार न थे। ऐसा लगता था जैसे ये लोग ऐसे हादिसों के आदी हैं और उन्हें वक़्त नहीं देते। मुझे बताया गया कि लाली की हरीफ लड़की का नाम ज़ोर यमा है और वो लाली की सगी बहन है। ये जानकर मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही। एक सफ़ेद फार्म गुलाम के लिए 2 सगी बहनें एक दूसरे की खून की प्यासी हो सकती हैं? किसी तरह जहन इस हकीकत को कबूल करने के लिए आमादा ना होता था। लाली जितनी मर्तबा भी मेरे करीब आती, ज़ोर यमा की तरफ फातिहाना अंदाज से मुस्कुरा कर देखती और हंसती हुई बाहर चली जाती। मोहसिब इंडियन मेरे आका के दाएं हाथ बैठा था और उसे मुझसे बात करने की इजाज़त दे दी गई थी। उसने मुझे बताया ये कोलंबिया का इलाका है और समंदर इस जगह से जुनूब की तरफ कोई 5 मील के फासले पर है। मुझे रोज़ाना सूरज निकलने से पहले लाली के साथ समंदर की तरफ जाना होगा और दोपहर तक गोते लगाकर मोती तलाश करने होंगे। मैंने समझाने की कोशिश की कि मैं गोता लगाना नहीं जानता। ये सुनकर वो हंसा और उसने अपनी ज़बान में मेरे कवि हैकल आका को बताया। एकदम उसकी आंखों में खून उतर आया और चेहरे के खदोखाल इस कदर भयानक हो गए कि मेरा कलेजा थड़ थड़ करने लगा। उसने दांत पीसकर अपने पेश कब्ज़ा पर हाथ रखा। मैंने दहशत से उस कबूतर की तरह आंखें बंद कर लीं जिस पर बिल्ली चस्त करने वाली हो, लेकिन दफातन वो मुस्कुराया। उसने मेरे बदन पर गुदे हुए जानवरों की तस्वीरें देखीं और मोहज़्ज़िब इंडियन से कुछ कहा। उसने मुझे बताया कि कबीले का सरदार साटो ये बात सुनकर खुश नहीं हुआ। वो कहता है अगर इस सफ़ेद चमड़ी वाले के बदन पर शेर बब्बर की तस्वीर ना होती तो वो अभी इसे अपने खंजर से हलाक कर देता। आखिर इसे गोता लगाना क्यों नहीं आता? एंटोनियो को उसने इसी काम के एवज सोने की बड़ी बड़ी रकमें दी हैं और सफ़ेद फार्म को ख़रीदा है। अगर गोता लगाना नहीं आता तो ये काम सीखना चाहिए। इतनी मोहलत है, जब तक सूरज 5 मरतबा नहीं निकलता, 5 मरतबा ग़ुरूब नहीं होता। मैंने ये तंबी सुनकर असबात में गर्दन हिला दी। जान बचाने के लिए इसके सिवा कोई जरिया ना था। उनकी हर बात पर गर्दन झुकाता रहा।
इतने में लाली अपने हाथों में उबले हुए गोश्त के लोथड़े उठाए अंदर आ गई। एक लोथड़ा उसने जाटू के आगे धर दिया, दूसरा मेरे आगे। उसमें से अजीब तरह की बसांत उठ रही थी। अंदाजा न हो सका कि यह किस जानवर का गोश्त है। जाटो ने जल्दी से लोथड़ा उठाया और भंजोड़ भंजोड़ कर हड़प करना शुरू कर दिया। लाली ने छोटे बड़े टुकड़े सबको तकसीम किए और अपनी हरीफ और सगी बहन जोर यमा के सामने भी गोश्त रखा, जिसे उसने फौरन कबूल करके खाना शुरू कर दिया। अब वो भी मुस्कुरा रही थी। इस काम से फारिग होकर लाली मेरे पास आकर बैठ गई और उसने लोथड़े के छोटे छोटे टुकड़े काटकर मुझे खाने का इशारा किया। भूख की शिद्दत ऐसी थी कि खाना ही पड़ा। अजीब कड़वा कड़वा जायका था। उस गोश्त में नमक कसरत से डाला गया था। बाद में इल्म हुआ कि गधे का गोश्त उन वैश्यों की मरगूब डिश है। खाने के दौरान में सभी मर्द व ज़न बोलते रहे और मुझे देख देख कर दांत निकालते रहे। गालिबन वो मेरी शख्सियत पर तबसरा कर रहे थे। गोश्त खाते हुए किसी ने पानी पिया न तलब किया। फुर्सत पाकर मिट्टी के एक बड़े प्याले में पानी लाया गया। हर फर्द प्याला दोनों हाथों से थामता और जिस कदर पीना होता पी लेता। फिर प्याला आगे बढ़ा दिया जाता। सबने बारी बारी इसी तरह प्यास बुझाई। प्याला खाली हो जाता तो लाली दौड़ कर जाती और फिर भर लाती। मुझे इस तरीके से बड़ी घिन आती, लेकिन मरता क्या ना करता। इसी बेहुदा गंदे प्याले में मुंह डालकर पानी पीना पड़ा, वरना इनकार की सूरत में जाटो का खंजर शायद मेरी जबान ही काट डालता। मुहज्जिब इंडियन ने अपनी जेब से सिगार निकालकर लाली को दिया और लाली ने सिगार मेरे हाथ में दे दिया। चंद लम्हों बाद सब मर्द व जन के मुंह में लंबे लंबे सिगार दिखाई दिए और झोपड़ी के अंदर धुएं के गहरे मरगूले गर्दिश करते हुए जमा होने लगे। चंद कश लगाते ही तबीयत साफ हो गई और बुरी तरह मतलाने लगी। मैं जिस अंदाज में सिगार पी रहा था उसे देखकर सभी हंसते हंसते बेहाल हो गए और मैं उनका तरीका तंबाकू नोशी देखकर शशदर रह गया। हमारा तरीका तो यह है कि सिगार या सिगरेट का जलता हुआ सिरा बाहर होता है। उन वैश्यों का तरीका इसके बरक्स था। वो जलता हुआ सिरा मुंह के अंदर ले जाकर कश लगाते थे। मुझे हैरत थी कि इस अमल में उनकी ज़बानें और होंठ जलने से क्यों कर महफूज रहते होंगे। तकरीब इस तरह ख़त्म हुई कि जाटो उठकर खड़ा हुआ। उसने मेरे शाने पर हाथ रखा। फिर बारी बारी हर फर्द आया और मेरे शाने को छूकर बाहर निकल गया। जोर यमा और लाली रह गईं। लाली ने जोर यमा से कुछ कहा। वो आई और मेरे शाने को हाथ लगाया। लाली गर्दन ऊंची किए फ़ख्र से तनी खड़ी थी, जैसे उसने जोर यमा को इजाज़त देकर उस पर बड़ा भारी एहसान किया हो। फिर लाली मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले आई। हर फर्द अपनी अपनी झोपड़ी की तरफ जा रहा था। मैंने जुनूब की तरफ हद नज़र तक फैले हुए मैदान में निगाह का घोड़ा दौड़ाया। इतने फासले से समंदर का दिखाई देना मुमकिन ना था, लेकिन जुनूब की जानिब से हर लहजा ठंडी हवा के झोंकों ने यकीन दिलाया कि बिलाशुबा समंदर उधर ही है। कवी हैकल जाटो मुझे लाली के साथ छोड़कर न जाने कहाँ चला गया था। अब कोई मुझ पर ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा था। लाली मुझे एक और झोपड़ी की तरफ ले गई, जो सबसे अलग थलग बनी हुई थी और खासी बड़ी भी थी। उसका डिज़ाइन मखरूती शक्ल का था और उसमें 3 के बजाय 8 दरवाजे थे। यूं ही मैं अंदर दाखिल हुआ, मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। फर्श पर उम्दा कालीन बिछा था। घास फूस की दीवारों के साथ साथ सुर्ख मिट्टी के कई चबूतरे और उन चबूतरों पर ऊनी और सूती कपड़े के दबीस गद्दे। शायद ये चबूतरे और गद्दे आराम करने के लिए बनाए गए थे। दीवारों पर बहुत सी बंदूकें लटक रही थीं और एक जानिब लकड़ी के कई संदूक कारतूसों से भरे पड़े थे। खंजरों, छर्रों और तीर कमानों की भी कमी ना थी। झोपड़ी के वस्त में रखी हुई एक मेज पर बहुत से छोटे बड़े सफ़ेद मोतियों का ढेर पड़ा था। मेज के साथ ही एक बहुत बड़े कछुए का खोल दिखाई दिया। उस खोल पर एक उम्र रसीदा शख्स गर्दन झुकाए बैठा था। उसने हमारे कदमों की आहट पाकर गर्दन उठाई। लतादार छुरियों में उसकी आंखें सितारों की मानंद रोशन थीं। उन चमकती आंखों के गिर्द उसने सियाह दायरे से बना दिए थे। नाक सुर्ख रंग में रंगी गई थी। कानों, हाथों और गले में कोड़ियों, सीपियों, मंकों के कई हार पड़े थे। मुझे देखकर उसके मोटे लबों पर तबस्सुम की लकीर नमूदार हुई। फिर एक भरपूर और गूंजदार आवाज झोपड़ी की फजा में गूंजी। उस आवाज में जलाल था, अजमत थी। सफ़ेद चमड़ी वाले गुलाम, गोजीरा कबीले का जादूगर तुम्हें खुशामदीद कहता है। लाली ये आवाज़ सुनते ही औंधे मुंह उसके सामने गिर पड़ी। बूढ़े जादूगर का हैबतनाक चेहरा और पुरजलाल आवाज़ ऐसी ना थी जो असर से खाली होती। दूसरे ही लम्हे में बेख्तियार उसके सामने झुक गया। वो लम्हा शायद मैं मरते दम तक फरामोश न कर सकूं। देर तक मुझ पर सख्ते किसी कैफियत तारी रही। यकीन ही ना आता था कि किसी आदमी का चेहरा, उसके खदोखाल इतने भयानक और ऐसे गैर फितरी और इस दर्जा असर अंगेज हो सकते हैं। शैतान यकीनन उस बूढ़े इंडियन जादूगर से कहीं ज्यादा हसीन होगा। ये बार बार शुबा हो रहा था कि मैं आदमी के रूप में यूनानी
या हिंदी सनमियात का कोई नमूना देख रहा हूं, या ये शख्स सामरी की ज़ुर्रियात का कोई बचा खुचा जुज़्व हो। उसकी आंखों में बेपनाह चमक थी, जैसे जर्द शमें चल रही हों। आंखों की पुतलियां गर्दिश करतीं तो मुझे बेख्तियार सहराओं की बुलंदियों में प्रवास करने वाले वो मनोज गिद्ध याद आ जाते, जो मुर्दार की तलाश में सरगर्दा रहते थे। यूं ही उन्हें किसी जानवर या आदमी की लाश दिखाई दे जाती, पर फैलाकर दायरे बनाते हुए आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगते थे। मैंने महसूस किया कि उस लम्हे मैं खुद एक लाश हूं, जिस पर यह इंडियन जादूगर गिद्ध बनकर मंडराने वाला है। मैंने अपने जहन से उस बुड्ढे का खौफ ज़ाहिल करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन हैरत की बात यह थी कि मैं जितनी कोशिश करता, उतनी ही उसकी शख्सियत का घिनौना असर मुझ पर गहरा होता जा रहा था। उसकी आवाज़ किसी पहाड़ी गार या कुएं में से आती हुई सुनाई दे रही थी। अपनी वैशी ज़बान में न जाने वो क्या कुछ कह रहा था, मेरी समझ से बाला था। सिर्फ इब्तदाई अल्फाज, सफ़ेद चमड़ी वाले ग़ुलाम, गोजीदा कबीले का जादूगर तुम्हें खुशामदीद कहता है, ऐसे थे जिन्हें मैं समझ सका था। ये टूटी फूटी फ्रांसीसी में कहे गए थे, और मैं इसी बात पर शशदर था कि इस बूढ़े को कैसे इल्म हो गया कि मैं फ्रांसीसी हूं। मैं उसके सामने बदस्तूर झुका रहा। यही हाल लाली का था। मैंने देखा उसका चमकदार तांबे किसी रंगत का बदन थर थर कांप रहा है। बूढ़े जादूगर ने उसके सर पर कई बार अपना बोसीदा सिया मकड़ी की टांगों से मिलता जुलता हाथ रखा। गालिबन वो कोई पुरस्कार अमल कर रहा था। फिर उसने 3 बार मेरे सर पर भी ये मनहूस पंजा रखा और मेरे बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। अब तो कोई शुबा न रहा कि वो मुझ पर जादू कर रहा था। जी में आया कि यहां से उठकर भागूं, मगर जमीन ने जैसे पांव पकड़ लिए थे और कुव्वत इरादी तो बिल्कुल खत्म होकर रह गई थी। यकायक वो चुप हो गया। लाली ने गर्दन उठाई। मैंने भी ऐसा ही किया। लाली आंखें बंद किए दोनों हाथ जोड़े हुए थी। मेरी आंखें भी आप ही आप बंद हो गईं और हाथ आपस में इस तरह जुड़ गए जैसे मैं किसी देवता का पुजारी हूं और उसके सामने बैठा हूं। फिर लाली ने अपनी जबान में कुछ कहना शुरू किया। मैंने अंदाजा किया कि वो मेरे बारे में उसे बता रही है। बोलते बोलते वो अपना बायां हाथ मेरे घुटने पर रख देती थी और मैं समझ जाता था कि बात मेरे ही बारे में हो रही है। मैंने आंखें खोल दी। खबीस जादूगर मेरी तरफ टिकटिकी बांधे देख रहा था। मैंने गर्दिश करती पुतलियों में से शरारे निकलते देखे। उसने अपने सामने मुर्दा बंदर की एक खोपड़ी निकाल कर रखी। फिर खुदा जाने कहां से नीले रंग का एक बड़ा सा गोला बरामद किया। ये गोला किसी अजीब सी चमकीली धात का था। मुमकिन है बिलोर का हो। बहरहाल मैं यकीन से नहीं कह सकता कि वो किस चीज़ का बना हुआ था। उसका कतर कोई 1 फुट के लगभग होगा। बंदर की खोपड़ी के ऐन ऊपर चपटी सी जगह में उसने ये गोला रख दिया। फिर पास ही रखे हुए एक मिट्टी के बर्तन में सुलगते हुए अंगारों को कुरेदा। उन पर कोई नामालूम सा सफूफ छिड़का और जोर जोर से गर्दन हिलाकर कुछ बुड़बुड़ाने लगा। चंद मिनट बाद मैंने जो मंजर देखा, उसने यकीन दिला दिया कि साइंस की दुनिया से हटकर एक अलग कायनात और भी है, जिसके रमूज व असरार का पता लगाना हर आदमी के बस की बात नहीं। मैं जो कुछ अर्ज कर रहा हूं वो बाहोशो हवास अर्ज कर रहा हूं, और जो कुछ मैंने उस रोज बूढ़े इंडियन जादूगर की झोपड़ी में देखा, उसके बारे में कसम खाकर कहने के लिए तैयार हूं कि यह कोई ख्वाब का मंजर ना था। ऐन हालत बेदारी में यह करिश्मा नजर आया था। मैं इन जुमलों से आपके इश्तियाक को हवा देने का कसद हरगिज़ नहीं रखता, और ना बदकिस्मती से मैं कोई कलमकार या अदीब हूं जो हाशिया आराई करूंगा। इसलिए जो कुछ देखा वो बयान करता हूं। धुआं रफ्ता रफ्ता झोपड़ी को अपनी लपेट में लेता जा रहा था। पहले हल्का सुरमई, फिर गलीज स्याह। धुएं के मरगुले तेजी से उठने लगे। उसमें निहायत मदहोश कुन और निराली बू थी, जिसने चंद लम्हों के अंदर मेरे जिस्म व जान को इहाता कर लिया था। लेकिन मेरे हवा से खमसा सब के सब बरकरार और तेज थे। अलबत्ता करीब बैठी हुई लाली, बूढ़ा जादूगर और झोपड़ी में रखी हुई कुल अशिया उस चमकदार नीले रंग के गोले के सिवा मातूम हो गई थी। ये अजीब व गरीब गोला हर लम्हा चमकीला होता जा रहा था। क्या देखता हूं कि उसके अंदर कोई जिंदा नन्ना मुन्ना जिस्म हरकत कर रहा है। मैंने निगाहें उस मुतार्रिक वजूद पर जमा दी, जिसका महज हेवला मेरे सामने था और अभी उसके खदोखाल वाजे नहीं हुए थे। ये गोले के अंदर तेजी से हरकत कर रहा था। फिर ये वाजे और नुमाया होने लगा। मैंने देखा कि एक छोटा सा सफ़ेद फार्म बच्चा है जो पालने में लेटा हुआ अंगूठा चूस रहा है। चंद सेकंड्स के बाद ये मंजर गायब हो गया, और जब दोबारा नया मंजर सामने आया तो मैंने हैरत से दांत खींच लिए। वो सफ़ेद फार्म बच्चा अब बड़ा हो गया था और एक खूबसूरत घर के आंगन में चंद दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। अगर आप यकीन करें तो बताऊं कि वो बच्चा मैं खुद था। मैंने अपना वो घर पहचान लिया था जहां मैं पैदा हुआ था, और जिन बच्चों के साथ मैं खेल रहा था वो मेरे बहन भाई थे। अभी मैं इस तमाशे को जी भर कर देखने भी ना पाया था कि एक और मंजर सामने आ गया।
वही सफ़ेद फाम बच्चा अब खासा बड़ा हो गया था और उसने आवारा नौजवानों की सोबत इख्तियार कर ली थी। फिर यके बाद दीगरे मनाजिर तेजी से बदलने लगे। ये मेरी अपनी जिंदगी के औराक थे जो मेरे सामने उल्टे जा रहे थे। मैं अपने घिनौने और जराइम से भरपूर माजी की असली और सच्ची तस्वीरें देख रहा था। ऐसी तस्वीरें जिन्हें जुटलाना मेरे लिए मुमकिन ना था। उस वक्त ऐसी अजीम हैरत और नाकाबिल यकीन दहशत ने मुझ पर कब्जा जमा लिया था जिसे अल्फाज में बयान करना दुश्वार है। यूं समझ लीजिए कि यह हेनरी पेपलिन की जिंदगी के बारे में एक मुतहर्रिक फिल्म थी। उस पुरस्कार गोले में मैंने शैतानी जज़ायर के तमाम वाक़यात देखे। सेंट मार्टिन से फरार, कोड़ियों का जजीरा, समंदर का हौलनाक सफ़र, फ्रेंडीज की अलमनाक मौत, ट्रेंडार्ड के खुशगवार दिन, फिर कोराकाओ जेल की सोबतें। दफतन ये सब सीन गायब हो गए और मैंने अपने आप को इंडियन कबीले के अंदर पाया। फिर लाली और जोरयमा की शक्लें दिखाई दीं। ये नज़ारा रुखसत हुआ तो मेरे सामने ठाठे मारता समंदर था। क्या देखा कि मैं लाली के साथ एक कश्ती पर सवार हूं। फिर यकलख्त घुप अंधेरा और सर्दी का बेपना एहसास। एक झटके के साथ मैंने गर्दन उठाकर इर्द गिर्द देखा। अपने आप को उस झोपड़ी में जादूगर के सामने बैठा पाया। बंदर की खोपड़ी पर वो अजीब व गरीब गोला उसी तरह धरा था। लाली मेरे पास बैठी थी। उसकी निगाहें भी शीशे के गोले पर जमी हुई थीं। बूढ़े जादूगर ने 2-3 मरतबा गर्दन हिलाकर वो गोला उठाकर एक कपड़े में लपेट दिया। बंदर की खोपड़ी भी परे हटा दी और मेरी जानिब देखकर यूं मुस्कुराया जैसे कह रहा हो, कहो सफ़ेद फाम गुलाम, कुछ और देखोगे? खबरदार हमसे कोई बात छुपाने की कोशिश ना करना। तुम्हारी जिंदगी का एक एक दिन हम पर रोशन है, तुम खुद भी देख चुके हो। मैंने गैर इरादी तौर पर गर्दन झुका दी। बुड्ढे ने फिर अपना हाथ मेरे सर पर रखा, लाली से कुछ कहा और वो मुझे लेकर झोपड़ी से बाहर निकल आई। वो मुझे देख देख कर यूं हंस रही थी जैसे मैं उसका जर खरीद गुलाम हूं। मगर इसमें गलत बात भी ना थी। उसका न सही, मैं उसके सगे भाई जाटो का बहरहाल जर खरीद गुलाम था। वो वापस मुझे उस झोपड़ी में लाई जहां अव्वल अव्वल मुझे रखा गया था। जहन अभी तक उस जादूगर के कमालात में उलझा हुआ था। मुझे कोड़ियों के जजीरे का बुड्ढा जोसा याद आया जिसने अजीब शोबदे दिखाकर पागल कर दिया था। लेकिन जोसा के शोबदे इस इंडियन बूढ़े के आगे कुछ भी हैसियत ना रखते थे। ये तो बिलाशुबा जोसा का भी पाप निकला। अगर शहर के जरिए ये मेरे माजी का हाल जान सकता है तो मुस्तकबिल कब इसकी निगाहों से छुपेगा। यूं भी उसने मुस्तकबिल की एक हल्की सी झलक मुझे दिखला ही दी थी और ये वो मंजर था जिसमें मुझे लाली के साथ समंदर में कश्ती पर सवार दिखाया गया था। दिलो दिमाग इन बातों को झुटलाना चाहते थे लेकिन आंखें इसके लिए तैयार ना थीं। मैंने ऐन बेदारी की हालत में यह हैरत अंगेज तमाशा देखा था। उस रात झोपड़ी के अंदर घास के फर्श पर लेटते हुए मैंने अपने आप को वाक़यात और हालात के रहमो करम पर छोड़ देने का फैसला कर लिया। मुज़ाहमत, जिद्दोजहद, अज़्म, इस्तक़लाल और कोशिश कुछ शक नहीं इंसानी ज़िंदगी का बेहतरीन सहारा साबित होती हैं। ताहम इनसे भी बाला कोई नादीदा क़ुव्वत है जिसकी कारफरमाइयों के सामने सब कुछ बेकार और हीच साबित होता है। खुद मेरे वसी तजुर्बात की एक रंगारंग दुनिया फैली हुई थी। कहाँ कहाँ कैसी कैसी कोशिशें आज़ादी और आफियत के लिए हमने नहीं की थीं, लेकिन यूं ही किसी मंजिल को अबूर करके नई मंजिल में दाखिल हुए, पता चला कि पहले से भी ज़्यादा आफतें और मुसीबतें हमारे इस्तकबाल को मौजूद हैं। सच तो यह है कि मुझे अब इस आफत भरी ज़िंदगी में लुत्फ़ आने लगा था। मैंने सोच लिया कि अगर मुझे कुछ अरसा इन्हीं वैशियों में रहना है तो बिल्कुल इन्हीं के सांचे में अपने आप को ढाल लेना होगा। उन्होंने मुझे बांधने या निगरानी करने की ज़रूरत भी महसूस ना की थी। सिर्फ एक मरतबा मेरा आका ज़रूर आकर देख गया कि मैं किस हाल में हूँ। जैसा कि मुझे मोहसिब इंडियन ने बताया था कि उसका नाम जाटो था। लाली और जोरयमा उसकी हकीकी बहनें थीं। कबीले की सरदारी जाटो ही के कब्ज़े में थी और किसी फ़र्द की मजाल न थी कि जाटो के अहकाम के खिलाफ वर्जी का इरादा भी करे। आगे चलकर मैंने महसूस किया कि कुदरत ने उन लोगों को बास पुरस्कार नौयत की सिफ़ात अता की हैं। उनमें एक सिफ़त बहुत नुमाया थी और वो थी क़ियाफ़ा शनासी। शक्ल देखकर दिली एहसासात और जज्बात को समझ लेना उनके लिए कोई मुश्किल ना था। कभी कभी ऐसा लगता कि जहन के साथ पर्दों में भी कोई बात उन लोगों से छुपा कर रखनी नामुमकिन है। औरतों में यह खासियत मर्दों की निस्बत कुछ ज़्यादा थी। जब मैं महीने 2 महीने उनकी ज़बान के बास अल्फाज समझने और बोलने के काबिल हुआ तो इस हैरत अंगेज सिफत का बखूबी एहसास हो गया। अगर मैं जोरयमा के बारे में सोचता तो लाली फौरन मुझे बताती, अच्छा तो तुम उस कमीनी के बारे में सोच रहे हो। अगर मैं लाली का ख्याल दिल में लाता तो जोरयमा से ये बात पोशीदा न रहती।
इसी तरह वो दोनों जब मेरे या किसी और के बारे में कुछ सोचतीं तो उन्हें खूब पता होता कि किसने क्या सोचा है। दूसरी सिफत जो उन वैश्यों में मैंने देखी वो बेखौफी और पागलपन की हद तक बढ़ी हुई जुर्रत थी। खौफ या डर तो उनके खून में ना था, ये जुर्रत उनसे ऐसे ऐसे काम कराती जिनका तसव्वुर भी एक मुहस्सिब, तालीम याफ्ता और तौर जदीद के शाइस्ता तबके के लिए महाल था। शायद इसी क़ुव्वत इरादी और जुर्रत का करिश्मा था कि ये लोग बेधड़क मौत के जबड़ों में जाकर जिंदा सलामत बल्कि हंसते खेलते वापस चले आते। मुझे उनकी ये अदा बहरहाल बहुत भाई थी। मुशाहिदे ने बताया कि मज़ा उसी ज़िंदगी का है जो मौत की आंखों में आंखें डालकर बसर की जाए। तीसरी चीज़ सिफत तो नहीं, एक कौमी शुआर या आदत कहनी चाहिए। कोई शख्स किसी से कुछ मांगता नहीं था, चीज़ के हुसूल के लिए क़ुव्वत दरकार थी। जो ताकतवर हो वो उस चीज़ का हकदार है। इस मामले में माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, दुश्मन की कोई तमीज़ ना थी। खुद मेरे मामले में लाली और जोर-यमा में जोर आजमाई हुई। लाली जीत गई और जोर-यमा हार गई और उसने अपनी हार को खुशदिली से तस्लीम भी किया। ये बात की बात है कि कुछ अरसा गुजरने के बाद लाली ने उसे मेरे पास उठने बैठने की इजाज़त दे दी थी। गोजीरा लोगों में मेरा पहला दिन और पहली रात बखैर व आफियत कट गई। खुदा जानता है जब से ये फैसला किया कि मुझे कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं करना है, एक गुलाम की तरह अपने आका का हर हुक्म बजा लाना है, कोई नाफरमानी नहीं करनी है और आज़ादी के बारे में तो सोचना ही फजूल है। उस वक्त से एक अजीब तरह का सुकून तबीयत को मिल गया था। मैं आराम से पैर फैलाकर अपने घर की तरह उस बेहुदा झोपड़ी में सोया। तड़के आंख खुली, बाहर निकला, देखा कि तमाम मर्द व ज़न अपनी अपनी झोपड़ियों से बाहर मौजूद हैं और मशरिक की जानिब मुंह किए खड़े हैं। सूरज निकलने में अभी कुछ देर थी, लेकिन उफ़क़ पर उजाला जिस तेज़ी से फैल रहा था उससे ये मालूम कर लेना मुश्किल ना था कि सूरज देवता की सवारी बरामद होने ही वाली है। मैंने वैश्यों को देखा, वो खामोश खड़े थे, उनकी गर्दनें झुकी हुई थीं और कोई फ़र्द दूसरे से बात नहीं कर रहा था। मैं समझ गया कि वो सूरज की भी परस्तिश करते हैं। उन्हीं में मेरा आका ज़ाटो भी था। मैं जब उधर चला तो गालिबन मेरे कदमों की आहट से उसने अंदाज़ा किया कि कोई आ रहा है। उसने गर्दन घुमाकर मुझे देखा, दौड़ता हुआ इस जारिहाना अंदाज में आया जैसे मेरी ठुकाई करेगा, मगर सिर्फ इतना हुआ कि मेरा बाजू पकड़कर घसीटता हुआ ले गया और इशारे से बताया कि जिस तरह दूसरे लोग मशरिक़ की तरफ रुख किए गर्दन झुकाए खड़े हैं वैसे ही मैं भी खड़ा हो जाऊं। मैंने चूं चरा किए बगैर हुक्म की तामील की। ज़ाटू ने खुश होकर दांत निकाल दिए। कुछ अजब नहीं दिल में कह रहा हो, ऐसा फर्मा बरदार गुलाम देखा ना सुना। यूं ही सूरज निकला, क्या मर्द और क्या औरतें जोर जोर से उछलने कूदने और हाथ पांव हिला हिला कर खुल मचाने लगे। इतना शोर मचाया कि खुदा की पनाह, जिस्मों में जैसे बिजलियां सी भर गईं। हाउ हू का वो तमाशा के अल अमान, तोहन करहन, मुझे भी इस उछल फान में अपने मोअज़्ज़िज़ आका की देखा देखी शरीक होना पड़ा। ना होता तो वो गर्दन नापता। आध पौन घंटे तक ये उछल कूद और बेमायने कलाबाजियाँ और फेफड़ों की वर्जिश जारी रही। मालूम हुआ ये इबादत तुलुए आफ्ताब के वक्त होती है और कबीले का हर फर्द व बशर बीमारों के सिवा इसमें लाजिमन शरीक होता है। पहले पहल तो मुझे इस रस्म से बड़ी चिढ़ हुई, लेकिन बाद में तजुर्बे से पता चला कि यह अच्छी चीज़ है। कम अज़ कम इसी बहाने अच्छी खासी वर्जिश हो जाती है और तमाम दिन आदमी चाको चौबंद रहता है। यही वजह थी कि उन लोगों के जिस्म खूब बने हुए थे जैसे तरशे हुए हों। इस हाऊ ने मेरे तो वाकई अंजर पंजर ढीले कर दिए। बदन का एक एक जोड़ फरियाद करने लगा था। फिर सब लोग अपनी अपनी झोपड़ी में वापस चले गए। थोड़ी देर बाद हर झोपड़ी की छत और चा बजा इसी मकसद के लिए बनाए गए सुराखों से धुएं के मरगोले उठना शुरू हुए। मालूम हुआ हर घर में नाश्ता तैयार किया जा रहा है। इधर लाली ने झटपट गधे के गोश्त के चंद लोथड़े निकाले और आग जलाकर उन लोथड़ों को भूनने लगी। ज़ाटो बड़ी बेसब्री से नाश्ते का मुंतजिर था। कोई 15-20 मिनट बाद हम दोनों ने यह कच्चा पक्का गोश्त पेट में उतारा। मेरा आका लंबे लंबे हाथ मार रहा था और मेरी रफ्तार बहुत कम थी। खुदा जाने मैंने क्यों कर उन उल्टियों को रोका जो ये जलील गोश्त खाने के बाद मुझे एक तरफ जाकर करनी पड़ती थी। मेरे आका ने हस्बे मामूल मुझे अपने साथ ही बिठाकर नाश्ता कराया। फिर एक कड़वा और कोई फुट भर लंबा सिगार भी पीने के लिए अता हुआ। लाली बार बार मुझ पर मोहब्बत आमेज नजरें डालती और खिलखिलाकर हंसती। मैं भी बेचारगी के अंदाज में कभी मुस्कुराता, कभी खिसियानी हंसी हंस देता। इसके सिवा और करता भी क्या। इस धंधे से फारिग होकर ज़ाटो ने लाली से कुछ कहा। वो दौड़ी दौड़ी गई और लकड़ी की एक भद्दी सी मेज़ उठा लाई। उसने ये मेज़ मेरे और ज़ाटो के दरमियान रख दी। फिर सफ़ेद रंग का एक पत्थर उसे थमाया।
जाटो ने अपनी चौड़ी चकली हथेली से मेज की सतह साफ की, फिर उस सफ़ेद पत्थर से चंद शक्लें मेज पर बनाई। उन शक्लों को देखकर मैं बड़ी मुश्किल से हंसी जब्त करने में कामयाब हुआ। दरअसल वो इस अंदाज में मुझसे गुफ्तगू करने का ख्वाहिशमंद था, और ये तस्वीरी ज़बान थी जो हम दोनों को एक दूसरे से तफसीली मुतारिफ करा सकती थी। जो तस्वीरें जाटो ने बनाई थीं वो ऐसी थीं जैसे बच्चे चौक से अपनी स्लेटों पर बनाया करते हैं। ये एक गांव की तस्वीरें थीं जिसमें झोपड़ियां बनी हुई थीं। बहुत से मर्द, औरतें और बच्चे उस तस्वीर में दिखाए गए थे। गांव के ऊपर सूरज भी बनाया गया था, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि यह गांव मशरक़ की जानिब होगा। फिर जाटो ने सफ़ेद पत्थर से एक पगडंडी सी बनाई। उस पगडंडी की एक जानिब उसने दूसरा गांव बनाया। यहाँ भी सूरज की तस्वीर बनाई गई। मैं समझ गया कि इसका अपना गांव है जो मगरिब में वाक़ है। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। जाटो खुश हो गया। दरअसल वो मुझे बताना चाहता था कि मशरिक़ की जानिब जो दूसरा गांव है वो भी एक इंडियन कबीले का है, जिससे उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। दुश्मनी जाहिर करने के लिए उसने अपना छुरा निकाला और मुखालिफ गांव के एक एक आदमी की तस्वीर पर रखकर उसकी नोक दबा दी। मैंने फिर इस बात में गर्दन हिलाई। अब जाटो ने कपड़े से ये तमाम शक्लें साफ करके एक नया गांव बनाना शुरू किया। ये सूरज के हिसाब से शुमाल में था। यहाँ जो लोग रहते थे वो भी गोजीरा कबीले के दुश्मन थे। मैंने उसे बताया कि मैं सब कुछ समझ गया हूँ। अब उसने सफ़ेद पत्थर मुझे दिया। मैंने उसकी बनाई हुई बेढंगी शक्लें साफ करके बूढ़े जादूगर और उसके पुरस्कार गोले की तस्वीर बनाई। जाटो ये तस्वीर देखकर हैरान हुआ। मैंने उसे इशारे से बताया कि अगर वो मेरे बारे में जानना चाहता है तो जादूगर के पास जाए और उस गोले में मेरे हालात देख ले। फिर मैंने लाली की तरफ भी इशारा किया। लाली ने अपनी ज़बान में एक लंबी तकरीर की। गालिबन वो उसे मेरे बारे में उन तमाम हालात से आगाह कर रही थी जो उसने जादूगर के गोले में देखे थे। जाटो की आंखें फटी हुई थीं और वो मुझे घूर रहा था। फिर उसने गर्दन झटक कर मेरे सीने, बाजू और पीठ पर गुदे हुए बबर शेर, उकाब और मगरमच्छ की तस्वीरों को उंगली से बारी बारी छुआ। फिर पूछा कि मैं अपने आका के बदन पर कब तक ऐसी तस्वीरें बनाऊंगा। मैंने उसे समझाया कि अगर ज़रूरी चीज़ें मिल जाएं तो 7 रोज़ तक बना दूंगा। फिर मैंने सुइयों वगैरह की शक्लें बनाई। उसने गर्दन हिलाकर कहा कि जब वो वेनेज़ुएला जाएगा तो ये सामान लेता आएगा। वेनेज़ुएला का इशारा उसने मेज़ पर समंदर और एक कश्ती बनाकर किया। फिर उधर सूरज भी बना दिया। सूरज बनाए बगैर उसकी किसी भी तस्वीर का मफहूम समझना मुश्किल था। इन मुज़ाकरात के बाद वो उठकर चला गया। लाली मेरे पास आ बैठी और मुस्कुरा कर मेरी जानिब देखने लगी। वो मुझसे बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन बेचारी कुछ न कह सकती थी। अलबत्ता उसकी आंखें बराबर बातें कर रही थीं, ऐसी बातें जिनका मफहूम कोई भी जवान आदमी बखूबी समझ सकता है। फिर उसने बड़ी बेबाकी से मेरे बदन को छू छू कर देखना शुरू किया, जैसे मैं गोश्त बोश के बजाय किसी और चीज़ का बना हुआ हूँ। कभी वो मेरी नाक पर उंगली लगाती, कभी कानों को छूती और कभी बाल पकड़कर झटके देती। उसकी लंबी मखरूती उंगलियां जब मेरे बरहाना बदन को छूतीं तो गुदगुदी के बाइस में हंस पड़ता। मेरे हंसने से वो और खुश हो जाती। फिर जान जान कर मेरी बगलों, गर्दन और पीठ पर उंगलियां लगाती। इज़हार मोहब्बत का यह तरीक़ा शायद दुनिया भर में कहीं और राइज ना होगा। जालिम ने इस कदर गुदगुदियाँ की और मैं हंस हंस कर ऐसा आजिज़ आया कि बेख्तियार मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मुझे रोता देखकर पहले तो वो हैरान हुई, फिर खुद भी रोने लगी। अब हैरान होने की बारी मेरी थी। मैंने उसे समझाया कि जब वो मुझे छूती है तो मेरे बदन में गुदगुदी सी होती है, और जब ये गुदगुदी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने अमलन इसका मुजाहरा किया। यूं ही मैंने उंगलियां उसकी गर्दन पर रखीं, वो हंसी से लोटपोट हो गई। मैं उस वक्त तक उसे गुदगुदाता रहा जब तक उसकी खूबसूरत आंखों में आंसू ना आ गए। इतने में एक बूढ़ी खरांट औरत झोपड़ी में आई। उसने लाली से कुछ कहा, मेरी तरफ कहर आलूद निगाह डाली और फिर चली गई। लाली ने मेरा हाथ पकड़ा और झोपड़ी से बाहर निकल आई। कुछ फासले पर दरख्त के कटे हुए तने से कवी हैकल और बहुत खूबसूरत सफ़ेद घोड़ी बंधी हुई थी। लाली ने घोड़ी के करीब जाकर उसकी गर्दन पर बोसा दिया, फिर उसे खोलकर 2-3 थपकियां दीं। घोड़ी भी उसे देखकर खुशी से हिनहिनाई। लाली उछलकर उस पर सवार हो गई। फिर उसने मुझे भी बैठने का इशारा किया। मैंने भी लाली की तरह उछलकर घोड़ी पर सवार होने की कोशिश की, लेकिन हर बार धड़ाम से नीचे गिर पड़ता। ये करतब वहशियों को बेहद पसंद आए और वो हलक फाड़ फाड़ कर कह कह लगाने लगे। मेरे बाप दादा भी इस तरह घोड़ों पर कभी सवार ना हुए थे। मैं भला इन वहशियों की क्या नकल करता। आखिर एक आदमी आगे आया और उसने मुझे हकीर तने की तरह उठाया और घोड़ी पर बिठा दिया। लाली आगे थी, मैं उसके पीछे बैठा था।
उसने मेरे बैठते ही घोड़ी की पसलियों में लात मारी। घोड़ी फराटे भरने लगी और मारे डर के मेरी जान निकलने लगी। हम साहिल पर आ गए। वहां बड़ी रौनक थी। गोजीरा कबीला के बहुत से मर्द व जन अपने बच्चों समेत मौजूद थे। कई छोटी बड़ी कश्तियां लहरों के साथ रक्स कर रही थीं। कश्तियां उन लोगों ने खुद बनाई थीं और उनका स्टाइल भी सदियों पुराना था। बाज लोगों ने बड़े बड़े दरख्तों के तने खोखले करके उन्हें कश्तियों की सूरत दे दी थी। अब उस इलाके में दरख्त कटने का मुअम्मा हल हुआ। मैंने फैसला किया कि उनको नई और उम्दा कश्तियां बनाना ज़रूर सिखाऊंगा। आखिर ये ऐसा कौन सा मुश्किल काम है। मालूम हुआ समंदर के इस हिस्से में बड़ी दौलत छुपी हुई है, कीमती मोतियों की शक्ल में। मोतियों के अलावा ये लोग मछलियां भी पकड़ते थे। मोती निकालना मुश्किल काम था, मछलियां पकड़ना आसान। ताहम मछली के शिकारियों को इज्जत की निगाह से देखा नहीं जाता था। लाली ने कश्ती में मुझे सवार होने का इशारा किया। मैं मिट्टी का मादू बनकर कश्ती में जा बैठा। लाली ने चप्पू संभाले और कमाले महारत से कश्ती को लहरों पर घुमाती, मोड़ती और चक्कर खिलाती आगे बढ़ने लगी। उसके कह अब भी जारी थे। उसे कश्ती खेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। मैं इस कम उम्र लेकिन हद दर्जे बाहिम्मत लड़की की ये काविशें देखकर हैरान रह गया। बखुदा अगर मुझे समंदर में यूं कश्ती खेना पड़ती तो तारे दिखाई दे जाते। एक जगह उसने कश्ती का लंगर फेंक दिया और चप्पू मेरे हाथ में थमाकर गड़प से पानी में कूद गई। कोई 2 मिनट बाद ही वो उभरी। उसने अपनी गर्दन में सियाह कपड़े की थैली बांध रखी थी। कश्ती का सहारा लेकर उसने ये थैली अंदर उलट दी। ये 10-15 बेहद खूबसूरत सीपियां थीं। मैं उन्हें देखता रहा। लाली ने फिर गोता लगाया। इस मर्तबा वो ज्यादा गहराई में उतरी। जब वो सतह पर आई तो उसका सांस फूला हुआ था, लेकिन थैली ऊपर तक ताज़ा सीपियों से भरी हुई थी। जालिम अब भी मुस्कुरा रही थी। चल लम्हे दम लेने के बाद उसने तीसरा गोता लगाया। इधर वो गोता लगा रही थी और उधर हर गोते पर मेरा कलेजा आप ही आप बैठने लगता। कुछ ऐसा वहम सा होता कि अब दोबारा ये लड़की ऊपर ना आ सकेगी। आखिर समंदर में सीपियों के अलावा और बहुत कुछ भी होता है। खूंखार मछलियाँ, कछुए और वो समंदरी घास जिसके रेशों में अगर एक मर्तबा कोई जानदार फंस जाए तो बच निकलना मुमकिन नहीं होता। वो जितना आज़ाद होने के लिए जिद्दोजहद करता है, खूनी घास के ये रेशे उतना ही उसे जकड़ जाते हैं। मैंने देख लिया था कि एक ज़बरदस्त खंजर लाली की कमर के गिर्द बंधी हुई पेटी में लगा है, जो ऐसी खतरनाक आजमाइशों में काम दे सकता है। बशर्त यह कि उसे इस्तेमाल करने वाला अपने होश व हवास बरकरार रखे और इस दौरान में उसका सांस भी टूटने ना पाए। मैं ये भी देख रहा था कि रोज़मर्रा की मशक का नतीजा है कि लाली जैसी और कई लड़कियां भी ज़्यादा से ज़्यादा गहराई में गोते पर गोते लगा रही हैं। समंदर की पोशीदा दौलत निकाल निकाल कर अपनी अपनी कश्तियों में ढेर किए जाती हैं। 2 घंटे तक गोताखोरी का यह सिलसिला जारी रहा। इस दौरान में जगहें भी बराबर बदली जाती रहीं। मैं लाली की क़ुव्वत बर्दाश्त देख देख कर हैरान था और सोच रहा था कि क्या मैं भी ऐसी ही मुशक्क़त का बोझ बर्दाश्त कर सकता हूँ। इसका जवाब बहरहाल नफ़ी में था। सूरज ऐन सर पर आ गया। मोतियों की तलाश का काम ख़त्म हुआ। सब कश्तियाँ साहिल की तरफ लौटीं। जिसने सीपियाँ निकाली थीं गिन गिन कर ढेरियों की शक्ल में जमा करा दीं। अब एक और रस्म का पता चला। नौजवान लड़कियों या मर्दों को सीपियाँ खोलकर मोती बरामद करने की इजाज़त नहीं थी। ये फरीज़ा बूढ़ी औरतों का था। इस हुजूम में मैंने उस बुढ़िया को भी देखा जो सुबह उस वक्त झोपड़ी में आई थी जब मैं लाली को गुदगुदियाँ करके हंसा रहा था। उस औरत ने फिर शोले बरसाती निगाहों से मुझे घूरा, कुछ बुड़बुड़ाई और लाली की जमा करदा सीपियों में से मोती निकालने लगी। लाली नरम गीली रेत पर लेटी सस्ता रही थी। फिर वो उठी और मेरा हाथ पकड़ा और घोड़ी की तरफ चल पड़ी, जिसे रेत में लकड़ी की एक मीख काटकर रस्सी से बांध दिया गया था। मैं एक बार फिर 5 मील वापसी के सफ़र से लरस गया। लाली मेरी एक कैफियत ताड़ गई। उसने इशारे से समझाया कि फ़िक्र मत करो, इस मर्तबा मैं ज़रा आहिस्ता चलूँगी। वादा तो उसने बेशक पूरा किया, लेकिन मुझे तो यही महसूस हुआ कि घोड़ी आंधी की रफ्तार से वापस आई थी। मेरा बंद बंद पूरी तरह दुख रहा था, जैसे किसी ने खूब धुनाई कर दी हो। मैंने लाली से पूछा कि इन सीपियों में से जो मोती निकलेंगे क्या वो तुम्हें मिलेंगे? बड़ी मुश्किल से वो मेरी बात समझने में कामयाब हुई। इशारों की ये ज़बान वाकई बहुत दुश्वार थी। हंसकर उसने जवाब दिया कि गोजीरा कबीले का कोई फ़र्द भी चोर नहीं है। समंदर से हासिल की हुई सीपियों में से जितने भी मोती निकलेंगे वो बराबर के 3 हिस्सों में तकसीम कर दिए जाएंगे। एक हिस्सा उस बुढ़िया को मिलेगा जो इनमें से मोती निकालेगी, दूसरा लाली को और तीसरा एजाटो के सफ़ेद फार्म गुलाम को दिया जाएगा। अगर वो चाहे तो अपना हिस्सा आका की खिदमत में पेश कर सकता है। जो लोग जाटो के मातहत हैं
और उसकी सरदारी मानते हैं, उन पर भी लाजिम है कि तमाम मोतियों का चौथाई हिस्सा सरदार की खिदमत में हाजिर कर दें। जानों ने वो झोपड़ी लाली और मुझे दे दी थी, जिसमें मुझे पहली बार कैद किया गया था। दोपहर को मोतियों का हिस्सा लेकर वही खूंखार बुढ़िया आई। 5 मोती मेरे हिस्से में आए थे। सब छोटे छोटे थे। ये मैंने अपने आका की खिदमत में पेश कर दिए। उसकी फराख दिली देखिए कि ये उसने मुझे वापस कर दिए और इशारे से समझा दिया कि मैं अपने पास ही रखूं। उन मोतियों के बदले में उसकी ख्वाहिश थी कि मैं उसके बदन पर जंगल के तमाम परिंदों, चरिंदों और परिंदों की तस्वीरें बना दूं। उसने ये भी बताया कि अगले रोज सूरज निकलने के फौरन बाद वो रवाना हो जाएगा। उसे शहर तक पहुंचने में 3 मरतबा सूरज निकले और डूबेगा। फिर वो वापस आएगा और उसके साथ वो तमाम सामान होगा जो बदन पर तस्वीरें गूंथने के लिए काम आता है। मैंने लाली से उस बुढ़िया के बारे में पूछा कि ये कौन है और क्यों मुझे ऐसी लाल लाल नज़रों से घूरा करती है। लाली पहले तो परेशान दिखाई दी, फिर उसने मुझे ज़मीन पर चंद भद्दी शक्लें खींचकर समझाया कि इस औरत का एक बेटा है जो हमारे दुश्मनों से जा मिला है। इसका ख्याल है कि उस पर दूसरे कबीले के जादूगरों ने जादू कर दिया है। उसकी शक्ल ए सफ़ेद फाम गुलाम तुझसे बहुत मिलती जुलती है और इसी वजह से वो तुझे घूर घूर कर देखा करती है। लीजिए, दूसरे कबीले में भी जादूगर मौजूद है। दरअसल इन जंगली कबाइल में असल हुक्मरानी इन्हीं जादूगरों की होती है और ये सिलसिला हज़ारों बरस से चला आ रहा है। ये लोग झूठ मूठ के नहीं, सचमुच के जादूगर होते हैं। हर मरज़ का इलाज जादू के ज़रिए करते हैं। कोई शख्स गुम हो जाए, उसका पता भी जादू के ज़रिए लगा लेते हैं। किसी दुश्मन को हलाक करना हो या उस पर काबू पाना हो तो उसका बेहतरीन ज़रिया भी जादू है और इसमें कोई शक नहीं कि ये लोग अपने फ़न में कामिल हैं। मुझे इस कबीले में आए 1 हफ्ता हो गया है। दिनों की तादाद का अंदाज़ा मैं उन लकीरों से कर रहा हूँ जो मैंने दरख्त के एक तने पर चाकू की नोक से बनाई हैं। हर शब सोने से पहले मुझे एक लकीर तने पर खींचनी पड़ती है, वरना मैं भूल जाऊंगा कि मुझे गुलाम बने हुए कितने दिन गुजरे हैं। एंटोनियो के साथियों ने सिवाय उस प्लान के जो मेरे हलक में उतरा हुआ था, हर शय मुझसे छीन ली थी। हत्ता कि मेरी वो घड़ी भी जो जेलों और कैदखानों के भयानक कोठरियों में भी मेरे साथ रही। ये घड़ी उस वक्त भी मेरी कलाई पर बंधी थी जब कोड़ियों के जजीरे पर जोसा के आदमियों ने मुझे जेर ज़मीन गार में फेंक दिया था। जाटो अभी तक नहीं लौटा था। उसकी बहनें लाली और जोर यमा किसी कदर फिक्रमंद हैं। वो बहरहाल कितनी भी बेपरवाह और संगदिल हों, जाटो कबीले का चीफ होने के साथ साथ उनका सगा भाई भी तो है। इसके अलावा जाटो की नौजवान बीवी है। लंबे कद, मजबूत जिस्म और चौड़े चकले की ये औरत बड़ी ही जफाकश है। सारा दिन मुख्तलिफ कामों में लगी रहती है। कभी कुल्हाड़े से लकड़ियां फाड़ रही है, कभी झोपड़ी की तामीर में मसरूफ़ है, कभी तीर अंदाजी और बंदूक चलाने की मशक कर रही है। उसका कोई 3 साला लड़का भी है, बिल्कुल अपने बाप जाटू का हमशक्ल। दरअसल बात यह है कि जाटू की बीवी हामिला है और दूसरा बच्चा पैदा होने के दिन बहुत करीब हैं। इसके बावजूद वो रोज़मर्रा की मुशक्क़त और मामूल के मुताबिक अपने फ़राइज़ की अंजामदही में हमतन मसरूफ़ रहती है। लाली और जोर यमा कभी कभार मुख्तलिफ कामों में उसका हाथ बटाया करती हैं। जाटो की मुसलसल गैर हाजिरी तशवीश का बाइस बन रही है और इस मसले का हल बुढ़े जादूगर के पास है। एक बार फिर मुझे उस झोपड़ी में जाना पड़ा है। लाली के साथ जोर यमा और जाटू की बीवी भी है। जादूगर उसी जगह बैठा है जहां पहले रोज़ मैंने उसे बैठे पाया था। झोपड़ी के साजो सामान में ज़र्रा बराबर तब्दीली के आसार नहीं दिखाई देते थे। हर चीज़ अपनी मुकर्ररा जगह पर धरी थी। ऐसा मालूम होता है यहाँ आकर वक्त भी अपना असर खो देता है। हम सब जादूगर के सामने औंधे मुंह गिर पड़ते हैं। झोपड़ी में उसके हंसने की करख्त आवाज़ गूंजती है। मैं कनखियों से देखता हूँ और लरस जाता हूँ। बुढ़े जादूगर की शक्ल हंसते हुए कुछ ज़्यादा ही हैबतनाक हो गई है। वो अपनी ज़बान में कुछ कहता है। तीनों औरतें बारी बारी कुछ जवाब देती हैं और आलती पालती मारकर बैठ जाती हैं। मैं भी ऐसा ही करता हूँ। जादूगर बंदर की वही खोपड़ी और नीले रंग का गोला निकालकर सामने रख लेता है। मेरे दिल के धड़कने की रफ्तार तेज होने लगती है। वही अमल फिर दोहराया जाता है। झोपड़ी में धुआं फैल रहा है। मैं अपना सर बोझल होते हुए पाता हूँ। लाली, जोरयमा, जाटू की बीवी और जादूगर सब उस धुएं में छुप जाते हैं। मेरी निगाहें उस गोले पर जमी हैं और उसकी चमक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। मैं हैरत से देखता हूँ, मेरे सामने इंडियन कबीले का एक गांव है। लोग इधर उधर चल फिर रहे हैं। उनकी शक्लें और लिबास गोजीरा कबीले के आदमियों से बहुत मिलते जुलते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनकी तादाद गोजीरा की निस्बत बहुत ज़्यादा है। उनकी झोपड़ियाँ हद्दे नज़र तक फैली हुई हैं। उनके घोड़े और मवेशी भी इधर उधर कटे हुए दरख्तों के तने से बंधे हैं। मैं लाली और जोरयमा की दबी दबी आवाज़ें भी सुन रहा हूँ।
यकीनन वो भी ये तमाशा देख रही हैं और उन्होंने इस गांव को पहचान लिया है। यकायक मंजर बदल जाता है। मैं अपने आका जाटू को इस हाल में देखता हूँ कि वो भी एक तने से बंधा हुआ है। पिंडली से लेकर छाती तक उसके गिर्द रस्सियां ही रस्सियां हैं। उसकी गर्दन सीने पर ढलकी हुई है और वो बेहद निढाल दिखाई दे रहा है। जाटू की बीवी जोर से कुछ कहती है और इधर उसका शौहर अचानक ढलकी हुई गर्दन उठाकर इधर उधर यूं देखने लगता है जैसे अपनी बीवी की आवाज़ उसके कानों तक जा पहुंची हो। उसके बाद ये मंजर गायब हो जाता है। चंद और लोगों के चेहरे यके बाद दीगरे सामने आते हैं। मैं उन्हें नहीं पहचानता, लेकिन लाली, जोरयमा और जाटू की बीवी शायद उन्हें जानती हों। तमाशा खत्म होने के बाद हम सब दोबारा जादूगर के सामने हाथ फैलाकर गिर पड़ते हैं। वो बारी बारी हर एक के सर पर हाथ रखकर उठने का इशारा करता है। थोड़ी देर उनमें कुछ बातें होती हैं, फिर हम वापस आ जाते हैं। जाटू की बीवी का चेहरा गुस्से और सदमे से लाल भभूका हो रहा है। वो अपनी झोपड़ी में जाकर हड्डी का बना हुआ एक सिंग निकाल कर लाती है और उसका पतला सिरा होंठों में दबाकर फेफड़ों की पूरी कुव्वत से बजाने लगती है। संख में एक डरावनी, बेहंगम और थरथराती आवाज़ निकल रही है। ये आवाज़ भी जादू का काम करती है। सभी झोपड़ियों में से मर्द दौड़ दौड़ कर आते हैं और जाटू की बीवी के गिर्द जमा होने लगते हैं। सारी बस्ती में एकदम हलचल सी मच जाती है। मर्दों के हाथों में बंदूकें, तीर कमान, कुल्हाड़े और नेज़े हैं। मैं समझ गया कि जाटू को दुश्मन कबीले ने गिरफ्तार कर लिया है और अब गोजीरा वाले उसे आज़ाद कराने के लिए खूंरेज लड़ाई के लिए बुलाए जा रहे हैं। जाटू बहरहाल उनका सरदार है। मैं सोच रहा हूँ, क्या एक गुलाम की हैसियत से मुझे भी अपने आका की आज़ादी के लिए इस जंग में शरीक होना चाहिए, लेकिन इसका फैसला मुझे नहीं, किसी और को करना है। मैं तो एक गुलाम हूँ। संघ की आवाज़ इस बात का ऐलान है कि कोई ख़तरा कबीले को दरपेश है और इंडियन कबाइल के कदीम रिवाज के मुताबिक कबीले के एक फ़र्द पर आफत आए तो इसका मतलब होता है पूरे कबीले पर आफत आ गई और सबका फ़र्ज़ होता है कि उसका मुकाबला करने के लिए मुस्तैद हो जाए। औरतें और वो लड़कियां भी ऐसी ख़तरनाक मुहिमों में, लड़ाइयों में बड़े शौक़, वलवले और जोश से हिस्सा लेती हैं जिन्हें बंदूक चलानी आती है या जो घोड़े की सवारी में ताक होती हैं। मैंने देखा कि संघ की हर लम्हा बुलंद होती, कांपती और गूंजती आवाज़ के साथ साथ कबीले के अफराद में ज़बरदस्त हिजान पैदा हो रहा है। अब वो अपनी ज़बान में हाथ उठा उठा कर नारे लगा रहे थे, चिल्ला रहे थे। उन्होंने चीफ की बीवी के संग बजाने में ही जान लिया था कि जाटो किसी मुसीबत में गिरफ्तार है और अब वो सब अपने सरदार के लिए जान तक देने को तैयार थे। काश ऐसा इत्तेफाक, ऐसी मोहब्बत मुहस्सिब इंसानों में भी होती। मैंने ये तमाम बातें सोची और निदामत से गर्दन झुका ली। इतने में मेरे करीब कोई आकर खड़ा हो गया। ये वही शख्स था जिसके बाजू में जोरयमा ने लाली से लड़ते हुए गोली मारी थी। वो पट्टी अभी तक उसके बाजू पर बंधी हुई थी। उसके दूसरे हाथ में एक पुरानी बंदूक थी और गले में कारतूसों की पेटी लटकी हुई थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराया और अपनी ज़बान में कुछ कहने लगा। शायद पूछ रहा था, कहो मिस्टर सफ़ेद फाम, क्या इरादे हैं? अपने आका को रिहा करवाने चलोगे? मैंने यूं ही इखलाकन जवाब में मुस्कुराकर गर्दन हिला दी। वो एकदम खुशी से उछल पड़ा और मुझे इस बात की मुसर्रत हुई कि मैं उसका मफहूम समझ गया था। उसने इशारे से बताया कि मेरे लिए वो एक घोड़ा फराहम करेगा। इतने में संग बजना मौकूफ़ हुआ और गुल गुपाड़ा करने वाले चुप हो गए। हर तरफ एक सन्नाटा था और सबकी निगाहें जाटू की बीवी के चेहरे पर जमी हुई थीं। वो लपक कर झोपड़ी में गई और अपने बच्चे को दोनों हाथों में उठाकर बाहर लाई। फिर उसने बाजू बुलंद किए ताकि बच्चा सबको दिखाई दे सके। बच्चे पर नज़र पड़ते ही वैश्यों के जोशो खरोश और नारों की इंतहा न रही। वो बिल्कुल जंगली भेड़िए नजर आ रहे थे। मैंने सोचा ऐसी हालत में अगर उनको दुश्मन मिल जाए तो ये उसकी तिक्का बोटी करने में कितनी देर लगाएंगे। यकायक वही मुहज़्ज़िब इंडियन नमूदार हुआ जिसने पहले दिन मुझसे टूटी फूटी हस्पानवी, अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी ज़बानों में बात करने की कोशिश की थी। उसकी चाल में लग़ज़िश थी और चेहरा भी उतरा हुआ था। उस दिन के बाद से आज मैंने उसे देखा था। अंदाज़ा हुआ कि गुज़िश्ता दिनों में वो खासा बीमार रहा है और शायद इसी बाइस अपनी झोपड़ी से बाहर नहीं निकला होगा। तालीम याफ्ता होने के सबब कबीले में उसके लिए ख़ास एहतराम था। उसे आते देखा तो लोग इधर उधर रास्ता देने के लिए खिसक गए। ये मुझे बाद में पता चला कि उसे जाटू की बीवी के बड़ा भाई होने का भी शर्फ हासिल है। उसने लाली जोरयमा और अपनी बहन से कुछ खुसर पुसर की, फिर उसकी आंखें उबलने लगीं। उसने दोनों बाजू उठाए और निहायत करख लहजे में तकरीर शुरू कर दी। उसके हर हर जुमले पर सामीन बेख्तियार गुल मचाते, अपने हथियार जोर जोर से हिलाते और गीदड़ों की तरह हू हू करके खूब चिल्लाते। फिर उसने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया। सैकड़ों आंखें एकदम मुझ पर हमला आवर हो गईं। एक मकरू सूरत बुढ़िया ने उछलकर मुहस्सिब इंडियन से कुछ कहा।
जिसके जवाब में उसने बुढ़िया को धक्का देकर मुंह के बल गिरा दिया। बुढ़िया लोटपोट होकर उठी और खंजर निकालकर मेरी तरफ दौड़ी। अगर मैं उछलकर वार खाली न देता तो उसका चमकदार खंजर मेरे सीने में उतर चुका होता। चंद लम्हों के लिए मैं दहशत के ऐसे समंदर में डूब गया जिससे निकलना दुश्वार था। इतना एहसास है कि लाली और जोरियमा लपकीं और उस खबीस बुढ़िया के हाथ से खंजर छीन लिया। वैश्यों के शोर ने आसमान सर पर उठा लिया। उन्होंने मुझे आ घेरा और अपनी जबान में न जाने क्या क्या पुकार कर कहने लगे। उनके तेवर यकलख्त बिगड़ गए थे और वो मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। मैं नहीं समझ सका कि उनका रवैया एकदम इतना जारहाना क्यों हो गया था। लाली और जोरियमा मुझे धक्के देती हुई जाटो की बीवी के करीब ले गईं। फिर उन्होंने चीख चीख कर लोगों से कुछ कहना शुरू किया। बार बार वो हाथ से मेरी तरफ इशारा करती थीं। इतना तो मैं समझ गया था कि वो मुझे बचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ मजमे के तेवर बराबर उलटते पुलटते जा रहे थे। मैंने जिंदगी से मायूस होकर आंखें बंद कर लीं। सोचता था कि अब किसी ने फायर किया या अब किसी की कमान से तीर निकला, लेकिन रफ्ता रफ्ता ये वैश्याना जोशो खरोश मद्धम पड़ने लगा। ये मुझे बाद में पता चला कि इस मौके पर लोगों की राय ये हुई थी कि सरदार पर यह आफत इस सफ़ेद फार्म गुलाम की वजह से आई है। अगर इसकी कुर्बानी दे दी जाए तो शायद देवता राजी होकर जाटो को रिहाई दिलवा दें। वो कबीला जिसने जाटो को पकड़ लिया था बेहद ताकतवर और खूंखार था, और गोजीरा वालों का ख्याल था कि एक सफ़ेद फार्म गुलाम को मारकर अगर देवताओं को खुश किया जा सकता है तो इस काम में देर ना करनी चाहिए। वो मनहूस बुढ़िया खंजर लेकर मुझे ज़िबा करने लपकी थी। ये तजवीज़ पहले पहल उसने पेश की थी और उसी ने जाटो को जन्म दिया था। ये बातें मुझे मुहज़्ज़िब इंडियन ने उसी वक्त समझा दी। उसका ख्याल था कि मुझे अपने आका की खातिर ये कुर्बानी हंसी खुशी दे देनी चाहिए। इधर मेरी हालत उस बेकस की सी थी जो अपने आप को भूखे भेड़ियों के दरमियान पा रहा हो और बच निकलने का कोई इम्कान ना हो। इस पूरे मजमे में मेरी हिमायती दो सगी बहनें लाली और जोरियमा थीं, और कुदरत का ये कैसा मजाक था कि महज मेरी वजह से उन बहनों में भी सख्त रकाबत पैदा हो गई थी। ऐसी रकाबत जो दूसरों के खून ही से मिटाई या बुझाई जा सकती है। जिंदगी में कितने ही मौके ऐसे पेश आए थे जब दामन के चाक और गिरेबान के चाक में कुछ फासला बाकी न रहा था। बारहा मौत दाएं बाएं आगे पीछे से फर्राटे भरकर निकल गई थी। सच तो यह है कि मौत की हैबत ही दिल से निकल गई थी, और ये जान लिया था कि जब दरिया में उतर ही गए हैं तो मौजों का शिकवा फजूल है। मुझे वैश्यों के इस कबीले में पहुंचाने के जिम्मेदार कुछ और लोग थे। मैं अपनी खुशी से यहाँ नहीं आया था, और ना मैंने कभी तसव्वुर किया था कि जिंदगी के ऐसे शब रोज़ भी मेरी तकदीर का हिस्सा हैं। अब इंसानी शक्लो सूरत के इन दरिंदों के दरमियान गिर जाने के बाद एक बार फिर मौत की हैबत मेरे दिलो दिमाग पर छा गई थी। मौत एक नए रूप में सामने आई थी। बड़ी मुसीबत यह थी कि इन वैश्यों के रस्म व रिवाज ही दुनिया से अलग थलग थे। अगर मैं इनकी ज़बान बोलने पर कादिर होता, शायद तब भी उन्हें समझा नहीं सकता था कि मेरी मौत और जाटों की रिहाई या गिरफ्तारी आपस में कोई रिश्ता नहीं रखते। यहाँ मोहब्बत, अदावत, दोस्ती, दुश्मनी, ईसार और कुर्बानी के उसूल ही और थे। लाली और जोरियमा जान पर खेलकर मेरी वकालत न करती तो मैं आज ये दास्तान लिखने के लिए जिंदा न रहता। अब इतने बरस बाद जबकि वाकई कब्र में पांव लटकाए बैठा हूँ, वो दिन याद आता है तो रोंगटे खड़े होने लगते हैं। मैंने कोशिश की कि खौफ की ज़र्रा बराबर भी अलामत का इज़हार अपने चेहरे या आंखों से ना होने दूँ। डरपोक आदमियों से तो ये वैसे भी नफरत करते हैं और उसे जिंदा रहने का हक देना जानते ही नहीं। मैं गर्दन ऊंची किए सही न ताने खड़ा रहा, और फीकी फीकी मुस्कुराहट भी मेरे लबों पर बराबर तारी रही। वो मेरे बारे में निहायत संजीदगी से बहस कर रहे थे कि पहले मुझे कुर्बान कर दिया जाए या जाटों को आज़ाद कराने की मुहिम पर पहले रवाना की जाए। आहिस्ता आहिस्ता उनके कई गुरोह बन गए। पहला गुरोह मुझे फौरन ज़िबा कर देने के हक में था। उस गुरोह में जाटों की माँ, बीवी और उसके तमाम रिश्तेदार शामिल थे। दूसरा गुरोह मुझे इस मुहिम पर साथ ले जाने का मुतालबा कर रहा था। उस गुरोह की सरदारी लाली के हाथ में थी। वो लोगों को समझा रही थी कि सफ़ेद फार्म बहुत बहादुर आदमी है, बंदूक चलाना जानता है, घुड़सवारी का भी माहिर है। क्यों ना यही शख्स अपने आका को आज़ाद कराए। अगर इस कोशिश में मारा भी जाए तो ये कुर्बानी देवता कबूल कर लेंगे। तीसरा गुरोह, जिसका नुमाइंदा मुहज़्ज़िब इंडियन था, इस बात पर मुसिर था कि इस गुलाम को कबीले में आए हुए ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा। इसके आते ही हम पर मुसीबत आन पड़ी। क्या इसके मायने ये हैं कि देवता हमसे नाराज़ हैं? अभी इसने अपने आका जाटो से वफादारी का कोई ऐसा सबूत नहीं दिया जिस पर सबका इत्मीनान हो। जाटो से इसने कहा था कि उसके बदन पर जंगल के बादशाह की तस्वीर बनाएगा। क्या इस गुलाम ने अपना वादा पूरा किया?
नहीं किया। एक बार फिर जंगियों ने उछलना कूदना शुरू कर दिया। उन्हें भड़काने के लिए इतना ही कह देना काफ़ी था कि सफ़ेद गुलाम ने अपने आका के बदन पर जंगल के बादशाह की तस्वीर बनाने का जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया। अब इन बदबख्तों को कौन समझाता कि जाटू वही सामान लेने तो गया था। इस मौके पर मौत और नज़दीक खिसक आई। मोहज़्ज़िब इंडियन के तरफदारों और जाटों की माँ बहन के हामियों ने बंदूकें मेरी तरफ तान ली। लाली और जोर यमा उछलकर मुझसे चिमट गईं और उन्होंने बैक वक्त बोलना शुरू किया। जो कुछ उनके तेवरों से समझ सका वो ये था कि सफ़ेद गुलाम को देवताओं के आगे भेंट कर देने का फैसला बिल्कुल ठीक है, मगर अभी इस फैसले पर अमल करने का वक्त नहीं आया। फ़र्ज़ करो जाटू आज़ाद होकर आ गया या हमने वहाँ जाकर उसे छुड़ा लिया, तो वो तुमसे पूछेगा कि उसका गुलाम कहाँ है। फिर तुम क्या जवाब दोगे? क्या तुम अपने सरदार को नाराज़ करोगे? तुम नहीं जानते कि सरदार की नाराज़ी देवताओं की नाराज़ी है। तुम लोग अपने सरदार को आज़ाद कराने के लिए दुश्मन कबीले में जाओ, इस गुलाम को यहीं कैद कर दो। कुछ आदमी इसकी निगरानी करेंगे। उन आदमियों को इजाज़त दो कि अगर ये भागने की कोशिश करे तो इसे हलाक कर दें। अगर तुम लोग जाटू को आज़ाद करा कर ले आते हो तो गुलाम के बारे में फिर वही फैसला करेगा कि उसकी भेंट देवताओं को दी जाए या ना दी जाए। जाटू को ना पाने की सूरत में तुम्हें इस गुलाम पर पूरा पूरा इख्तियार होगा। मुझे उन्होंने जाटू की झोपड़ी के ऐन सामने कोई 50 फुट के फासले पर दरख्त के एक तने से बांध दिया। मेरी निगरानी पर 2 मुसल्ला वैशी मुकर्रर किए गए। उनके पास छर्रे भी हैं, बंदूकें भी, और अंदाज बड़े जारहाना हैं। वो मुझसे कुछ दूर टहल रहे हैं और आपस में न जाने क्या क्या बातें कर रहे हैं। रात का पिछला पहर है। बस्ती के सभी सेहतमंद और लड़ाका मर्द अपने सरदार जाटू को रिहा कराने के लिए दुश्मन कबीले से जंग करने के लिए चले गए हैं। 10-15 नौजवान औरतें भी लाली और जोर यमा समेत उनके साथ हैं। जिस तने से उन्होंने मुझे बांधा है उसके बिल्कुल करीब किसी पुराने दरख्त का खासा वसी व अरीज तना है, जिसे उन्होंने हर तरफ से खोखला करके बड़े बड़े ताकचे से बना दिए थे। उन ताकचों में तारपीन के तेल की कई मशलें धड़ाधड़ चल रही थीं। उन मशलों की रोशनी इर्द गिर्द के मैदान में फैली हुई थी। किसी किसी झोपड़ी में से बच्चों के रोने की आवाज़ गाहे बागाहे आ रही थी, या कोई बूढ़ा इंडियन खांस खांस कर ऐलान कर रहा है कि वो अभी तक जिंदा है। उन्होंने मेरे हाथ पांव इस सख्ती से बांधे हैं कि मैं ज़रा भी जुम्बिश करने के काबिल नहीं हूँ। मेरी निगरानी करने वाले 2 आदमी अब चुप हैं और घास पर लंबे लंबे लेट गए हैं। थोड़ी देर बाद उनके खर्राटों की आवाज़ सुन रहा था। मेरा जहन इस वक्त माऊफ है और बदन में से जान निकली हुई है। इस तब्दीली पर मैं खुद भी हैरान हूँ और सोच रहा हूँ कि मौत के आने से पहले इंसान के ख़वा इस तरह मुज़महिल हो जाया करते हैं। उसमें जान बचाने का अज़्म बाकी नहीं रहता। थकन से मैं अजहद निढाल हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखें बंद हो रही थीं। सच है कि नींद सूली पर भी आ जाती है। कह नहीं सकता कि मेरी हयात के अब कितने घंटे बाकी रह गए हैं। जहन फिर माजी के औराक उलट पुलट रहा था। मातरू और जॉन क्लॉस के चेहरे सामने आते थे। मेरी बंद आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती थी। फिर डैगा की याद आ रही थी। ये सब लोग खुदा जाने कहाँ होंगे और उन पर क्या बीत रही होगी। मुमकिन है डैगा अब तक चल बसा हो। मात्रो और जॉन क्लॉस वहीं कोराकाओ की जेल में बंद हों, या वो भी मेरी तरह किसी एंटोनियो के हत्थे चढ़कर बिक चुके होंगे। कौन जाने। दफतन घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनकर मैं चौंक गया। ये आवाज़ हर लम्हा करीब आ रही थी। मालूम होता है कोई लश्कर इधर से गुजर रहा है। बेशुमार घोड़े थे। फिर वैशियों के गुल खपाड़े और हू का शोर सुनाई देता है। मेरा लहू खुश्क होने लगा। शायद वो लोग जाटू को लेकर वापस आए हों, वरना। मेरी निगरानी करने वाले 2 आदमी नींद से चौंक कर उठ खड़े हुए और परेशान नजरों से उधर देखने लगे जहां से आवाज़ें आ रही थीं। दौड़ते हुए घोड़ों के कदमों से ज़मीन थर्रा रही थी। आवाज़ें अब बस्ती के चारों तरफ से आ रही थीं। झोपड़ियों में से बचे कुचे मर्द व जन घबरा घबरा कर बाहर निकलने लगे। फिर एक क़यामत बर्पा हो गई। आने वाले भी इंडियन ही थे। उनके हाथों में जलती हुई मशलें थीं। वो घोड़ों पर सवार थे और उनकी तादाद मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई 300 के करीब होगी। वो एक बहुत बड़े दायरे की सूरत में बस्ती के गिर्द घोड़े दौड़ा रहे थे। बुरी तरह चीखते जाते थे। फिर उन्होंने मशलें फेंक फेंक कर झोपड़ियों को आग लगानी शुरू कर दी। गोलियां मेरे सर पर से और दाएं बाएं सनसनाती हुई गुजर रही थीं। 2-3 गोलियां उस तने पर भी लगीं जिससे मैं बंधा हुआ था। मैं आज़ाद होने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहा था, मगर बेसुध। रस्सियां मेरे गोश्त में गड़ी हुई थीं। यकायक एक मशल मेरे करीब आकर गिरी और वो रस्सी आग पकड़ गई जिससे मैं बंधा हुआ था। रस्सी तो जल गई,
मगर मैं बुरी तरह झुलस गया था। हमला आवरों ने चुन चुन कर सब आदमियों और औरतों को मौत के घाट उतार दिया। झोपड़ियों में लगी हुई आग आसमान से बातें कर रही थी। आखिर में वो बूढ़े जादूगर को भी पकड़ लाए। उन्होंने उसके कपड़ों में आग लगा दी और फिर कह कह लगाने लगे। बूढ़ा देखते ही देखते जलकर कोयला हो गया। उसका जादू उसे मौत के हाथों से नहीं बचा सका। मैं एक तरफ लाश की मानिंद पड़ा था। वहशी बराबर घोड़े दौड़ा रहे थे और घोड़ों के कदमों तले लाशें रौंदी जा रही थीं। उनकी हाव हू बराबर जारी थी। फिर वो घोड़े रुके और एक एक लाश का जायजा लेने लगे कि उसमें अभी जिंदगी की रमक बाकी तो नहीं। एक वहशी मेरे करीब भी आया और मेरी पसलियों पर जोर से ठोकर मारता है। मेरे मुंह से चीख निकल गई। उसके हाथों में लंबा सा नेजा है। वो नेजा मेरे सीने में घोंपने के लिए बुलंद करता है, लेकिन मैंने उसकी टांग पकड़कर घसीट ली। वो धड़ाम से गिरा। फिर हमने एक खौफनाक कुश्ती शुरू कर दी। वहशी चीखते चिल्लाते हमारे गिर्द जमा हो गए। मेरा हरीफ कवी हैकल था और हर आन उसका दबाव मुझ पर बढ़ रहा था। मैं घूंसेबाजी का फन काम में ला रहा था। 2-3 जोरदार घूंसे उसके जबड़े पर ऐसे रसीद किए कि उसका मुंह लहूलुहान हो गया। इतने में कोई शख्स बुलंद आवाज से कुछ कहने लगा। मेरा हरीफ मुजामत खत्म कर देता है। वो भी हाँप रहा था और मैं भी कुत्ते की तरह जबान निकाले हाँप रहा था। गर्दन घुमाकर देखा, चारों तरफ वैशी खड़े कह कह लगा रहे थे। एक सफ़ेद फाम खूबसूरत शख्स आगे बढ़कर मेरे पास आया। गालिबन ये उनका सरदार था। हुलिया इंडियन वैश्यों का सा था, लेकिन उसकी शख्सियत में ऐसी कोई बात ज़रूर थी कि मैं चौंक कर गौर से उसे देखने लगा। मेरा ख्याल है उसकी रगों में इंडियन के अलावा किसी और गोरी नस्ल का खून भी शामिल था। ये बात मुझे उसकी नीली आंखें और सुनहरी बाल बता रहे थे। वो भी मुझे गौर से देख रहा था। फिर मुस्कुराकर हस्पानवी ज़बान में कहने लगा, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम इसी कबीले से हो? मैंने उससे अपना तारुफ कराया। वो खूब हंसने लगा। फिर एक घोड़े पर बिठाकर अपने साथियों समेत उस चलती हुई बस्ती से रुखसत होने लगा। उसका नाम जोरेलो था, कबीले का सरदार। उसकी माँ वाकई हस्पानवी थी, जो जोरेलो के बाप के हत्थे चढ़ गई थी। जोरेलो का बाप अपने कबीले का सरदार था और गोजीरा वालों से उसकी दुश्मनी अनगिनत बरसों से चली आ रही थी। उसने मुझे बताया कि अभी पिछले बरस ही गोजीरा के आदमियों ने जोरेलो कबीले की एक बस्ती को तहस नहस कर डाला था, जिसका बदला उन्होंने ले लिया। वो दरअसल जाटों की तलाश में आए थे, लेकिन वो वहां नहीं था। वो जिस कबीले के पास था उससे जोरेलो की दोस्ती थी। जब मैंने उसे ये तमाम बातें बताईं तो वो बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि वहां से कभी जिंदा वापस नहीं आ सकेगा। जोरेलो ने मेरी खातिर तवाज़ो में कसर ना छोड़ी। उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो खुद मुझे कोलंबिया के आखिरी सरहद छोड़कर आएगा और वहां से सांटा मार्टा के कस्बे तक पहुंचाना कोई मुश्किल ना होगा। जोरेलो की हुकूमत सिर्फ सांटा मार्टा की सरहद से 3 मील उधर तक थी। उससे आगे जाना इंडियन के लिए मुसीबत का बाइस था। मैंने लाली और जोरयमा के बारे में उससे सिफारिश की कि अगर हो सके तो उन लड़कियों की जान ज़रूर बचाई जाए। अगर ये लड़कियां ना चाहतीं तो मैं अब तक मर भी चुका होता। जोरेलो ने कहका लगाकर कहा, अगर मैं पसंद करूं तो वो लाली और जोरयमा दोनों से मेरी शादी करवा सकता है। ये बात ऐसी थी कि मैं अपनी हंसी न रोक सका। एक दोपहर को जोरेलो ने मुझे घोड़े पर बिठाया और कोलंबिया की आखिरी सरहद की जानिब रवाना हो गया। हमारे अक़ब में 100 इंडियन आदमी की एक फ़ौज थी, जो हिफाजत के ख्याल से साथ ले ली गई थी। 2 दिन और 2 रातों का मुसलसल सफ़र था। तीसरे रोज़ पोपटने से कुछ पेशतर उन्होंने ऐन जंगल में अपने घोड़े रोक लिए। मालूम हुआ सांटा मार्टा यहाँ से 5 घंटे की मुसाफत पर है और ये फासला मुझे पैदल तय करना होगा। कायदे के मुताबिक वो मुझे घोड़ा ले जाने की इजाज़त नहीं दे सकता था। इसमें कई मुसीबतें हैं मोसियो पेपलिन, जोरेलो ने मेरे शाने पर हाथ रखते हुए कहा। यहाँ जिस शख्स के पास घोड़ा हो, इसका मतलब ये लिया जाता है कि वो मालदार आदमी है। उसके पास अपना मकान भी यकीनन होगा, 1-2 गुलाम होंगे, वगैरह वगैरह। ये खबर ऊंचे आदमियों तक पहुंच जाएगी कि एक अजनबी इस इलाके में घोड़े पर सवार देखा गया है। फिर वो तुम्हें पकड़ लेंगे और उल्टे सीधे सवाल करके नातका बंद कर देंगे। समझे? मैं तुम्हें घोड़ा ले जाने का मशवरा नहीं दे सकता। हाँ, ये तुम्हारे लिए पेश करता हूँ। उसने घोड़े की जेन से बंधी हुई एक थैली में हाथ डाला और सोने के 10-12 सिक्के मेरे हवाले कर दिए। तुम्हें इनकी ज़रूरत पड़ेगी, उसने कहा। इन्हें एहतियात से रखना, किसी को दिखाना मत। अच्छा दोस्त, अलविदा। अगर किसी सबब से तुम्हें मेरे पास आना पड़े तो ये रास्ता याद रखना जिस रास्ते से हम आ रहे हैं। सवारी ना मिले तो पैदल ही चल देना, कहीं ना कहीं मेरे आदमी तुम्हें मिल जाएंगे।
और तुम मेरे पास पहुंच जाओगे। मेरी आंखों में तशक्कुर के आंसू थे। मुझे एक नई जिंदगी मिल गई थी। मैंने जोरेलो और उसके तमाम आदमियों से फर्दन फर्दन हाथ मिलाया। फिर वो घोड़े दौड़ाते हुए निगाहों से ओझल हो गए। देर तक वहीं खड़ा उनके घोड़ों की टापें सुनता रहा, और जब ये आवाज़ें मालूम होने लगीं तो एक अनदेखी अनजानी मंजिल की तरफ मेरे कदम उठने लगे। एक थैला मेरे पास था जिसमें उबले हुए गोश्त के टुकड़े भरे हुए थे और पानी की 2 बोतलें भी। 5 घंटे के सफ़र के लिए यह सामान बहुत था। जंगल पहाड़ी पर था और बेहद घना। मैंने कोलंबिया के जंगलों के बारे में बड़ी दास्तानें सुनी थीं और अब खुद उन दास्तानों का एक हिस्सा बन गया था। मुझे मालूम था कि इन जंगलों में खूंखार भेड़ियों की कसरत है। जोरेलो ने इसी वजह से एक अच्छी बंदूक और 100 कारतूसों की एक पेटी भी मेरे हवाले कर दी थी। ये इंतहाई इसार था। सूरज निकलने ही वाला था, लेकिन जंगल में अभी तक खूब अंधेरा था। मैं अंधों की तरह उस पगडंडी पर चला जा रहा था जो सांता मार्टा की जानिब जाती थी। मुझे याद आया कि ये वो वक्त था जब रात भर के जागे और शिकार के लिए निकले हुए भेड़िए अपने अपने भट्टों की तरफ लौटते हैं। मैंने बंदूक कंधे से उतारकर हाथ में ले ली और उसके मैगजीन में कारतूस भर लिए। भेड़ियों के अलावा ऐसे जंगलों में ऐसे गोश्तखोर खूनी बिल्ले भी कसरत से पाए जाते हैं जो दरख्तों की शाखों में छुपे बैठे रहते हैं। जो ही कोई जानदार उनकी जद में आता है, हौलनाक आवाज़ों में गुर्राते हुए ये ऊपर से छलांग लगाते हैं और शिकार का टेटवा पहले ही हल्ले में दबोच लेते हैं। उन खूंखार जंगली बिल्लों को मकामी बाशिंदे ओंजा कहकर पुकारते थे। जिस पगडंडी पर मैं रवां दवां था वो 1000-1200 फुट ऊंचे टीले के गिर्द घूमती हुई गुजर रही थी। मोड़ इस कसरत से थे कि मेरा सर चकराने लगा। इधर सूरज आसमान पर खासा बुलंद हो चुका था और जंगल में फैला हुआ अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता छटना शुरू हो गया था। पगडंडी नमी के बाइस धुंध में डूबी हुई थी और 10-15 फुट से ज्यादा फासले की चीज दिखाई नहीं दे रही थी। मेरे इर्द गिर्द एक हैबतनाक सन्नाटा तारी था जिसे कभी कभी दरख्त पर बैठा हुआ कोई परिंदा अपनी आवाज से तोड़ देता। यकायक पगडंडी एक उमूदी ढलवान में तब्दील हो गई। अगर मैं संभल न जाता तो कोई 200 फुट गहरे एक ऐसे खड्ड में जा गिरता जो मुझे बिल्कुल दिखाई न दिया था। उस खड्ड के किनारे किनारे ऊंची घनी घास उगी हुई थी। उस घास में से एक जबरदस्त भेड़िया छलावे की तरह बरामद हुआ और जबड़ा खोलकर गुर्राने लगा। मेरा और उसका दरमियानी फासला मुश्किल से 10 फुट होगा। अभी मैं बंदूक हाथ में तोल ही रहा था कि अकब से दूसरे भेड़िए ने ऐन मेरे सर पर छलांग लगाई। मैंने अंधाधुंध कई फायर झोंक दिए। फायर के धमाकों से पहाड़ी जंगल गूंज उठा। भेड़िए आनन फानन हवा हो गए। मैंने अपने हवास दुरुस्त करने के लिए कुछ देर वहीं क़याम किया, फिर आगे बढ़ गया। उजाला अब खासा हो गया था और धुंध बराबर छट रही थी। हवा के नर्म झोंकों ने मुझे थपकियां देनी शुरू कर दी। रात भर का सफ़र करके हड्डियां कड़कड़ा गई थीं। बेख्तियार आंखें बंद होने लगी। लेकिन मौका ऐसा नाजुक था कि अगर मैं सो जाता तो फिर हशर के दिन ही आंखें खुलती। मालूम हो गया था कि जंगल भेड़ियों से भरा हुआ है और ये भेड़िए इस कदर निडर हैं कि राह चलते मुसाफिरों को भी धमकाने से नहीं चौंकते। दाएं बाएं कभी कभी ऐसी आवाज़ें भी आती जिनसे शुबा होता कि वो चुपके चुपके मेरा पीछा कर रहे हैं। लिहाजा उन्हें डराने के लिए मुझे इक्का दुक्का हवाई फायर करना पड़ता। मुझे हैरत थी कि सांता मार्टा नामी कस्बा यहाँ से करीब है और इसके बावजूद जंगल में आदमी है ना आदमजात। मैं कोई 1 मील आगे निकल आया। अब मैं हमवार इलाके से गुजर रहा था। पगडंडी यहाँ से खासी चौड़ी हो गई थी और दरख्त भी इतने घने न थे। पगडंडी पर पहियों के निशान भी दिखाई दे रहे थे। अचानक सामने से एक शानदार बग्गी आती नजर आई। उसमें सिया रंग के 2 घोड़े जुते हुए थे। आगे कोचवान बैठा था। ये ऐसी ही बग्गी थी जैसे किसी दौर में शुरफाए फ्रांस अपनी सवारी के लिए इस्तेमाल करते थे। मैं एक जानिब हटकर खड़ा रहा। तेज रफ्तार बग्गी करीब से गुजर गई। मैं गर्दन मोड़कर देखने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसकी रफ्तार कम हुई, फिर रुक गई। कोचवान ने छलांग लगाई और हाथ के इशारे से मुझे बुलाया। मैं भागा हुआ उधर चला गया। बग्गी के अंदर 2 हसीन और जमील औरतें बैठी हुई थीं। मैंने हाथ के इशारे से उन्हें सलाम किया। उनके आला कीमती और खूबसूरत लिबास से यह अंदाज़ा करना मुश्किल न था कि वो अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। बग्गी के अंदर मैंने 2 उम्दा राइफलें भी पड़ी हुई पाईं। कहाँ जा रहे हो नौजवान? एक औरत ने मुझे गौर से देखते हुए अंग्रेजी में पूछा। जी, सांता मार्टा की तरफ, मैंने अंग्रेजी में जवाब दिया। वो हैरत से एक दूसरे की तरफ तकने लगीं। उनके लबों पर मुस्कुराहट अब भी फैली हुई थी। दूसरी औरत ने कहा, तुम हस्पानवी हो या अतालवी? मैं एक बदनसीब फ्रांसीसी हूँ मादाम, मैंने अपनी आवाज़ में हद दर्जे बेचारगी और हसरत पैदा करके कहा।
ओह, मैं समझ गई। उसने फौरन संजीदा होकर कहा, फ्रांसीसी, मेरा ख्याल अगर गलत नहीं है तो तुम शैतानी जजायर से भागे हुए कोई कैदी हो, वरना इस जगह फ्रांसीसियों का क्या काम? बोलो, क्या मैं ठीक कहती हूं? ये जुमला उस औरत ने शुस्ता फ्रांसीसी में अदा किया था। मैंने निदामत से गर्दन झुका ली। उसने फिर कहा, मेरा ख्याल दुरुस्त ही निकला। बहरहाल मैं देखती हूं तुमने खासी अजियतें उठाई हैं। इन अजियतों की अलामतें तुम्हारे चेहरे पर बिखरी हुई हैं और अब तुम सांता मार्टा जा रहे हो। तुम्हें किसने बताया कि यह राह सांता मार्टा को जाती है? ये बेहद खतरनाक है। अगर तुम इधर से गए तो किसी न किसी हादसे से ज़रूर दो चार हो जाओगे। पैदल चलने वालों के लिए इधर से जाना ठीक नहीं है। आओ, गाड़ी में बैठ जाओ, हम तुम्हें सांता मार्टा के करीब उतार देंगे। मैंने सलाम किया और गाड़ी में लद गया। कोचवान दोबारा अपनी नशिश पर चढ़ा और चाबुक की तड़ाप सुनाई दी। घोड़े बर्क रफ्तारी से दौड़ने लगे। अब मैंने गौर से उन औरतों का जायजा लिया। एक की उम्र 25 बरस की और दूसरी की 30 के लगभग थी। मैंने अंदाज़ा किया कि वो अंग्रेज़ नहीं हैं। एक उनमें यकीनन हस्पानवी थी और दूसरी शायद आयरिश, लेकिन उनसे कौमियत दरियाफ्त करना बेअदबी की बात थी, इसलिए मैं खामोश ही बैठा रहा। चंद लम्हों बाद बड़ी ने गुफ्तगू का आगाज़ किया और मेरा नाम पूछा, और ये भी पूछा कि मुझे किस जुर्म में शैतानी जज़ायर भेजा गया था और इस इलाके तक मेरी रसाई क्यों कर हुई। मैंने मुख्तसरन अपनी राम कहानी कह सुनाई। वो दोनों बेहद मुतासिर हुईं और हैरत से तकती रहीं। उनका कहना था कि इतनी मुसीबतें और इतने दुख सहने की हिम्मत किसी आदमी में मुश्किल ही से पाई जाती हैं। नौजवान, तुम कोई कामकाज भी जानते हो? छोटी ने दरियाफ्त किया। जी हाँ, बिजली का काम सीखा था एक ज़माने में, मैंने बताया। बहुत खूब, उसने खुश होकर कहा। मेरा एक दोस्त तुम्हें काम मुहैया कर सकता है। उसका ताल्लुक किसी ऐसी कंपनी से है जो बिजली का सामान बनाती है। तुम्हें वहाँ काम करने पर कोई एतराज़ तो ना होगा? इसके बाइस मैं ज़िंदगी भर आपका और आपके उस दोस्त का शुक्रगुजार रहूँगा माताम। मैंने आजी से दांत निकाल दिए। खुदा जाने वो कहाँ जा रही थी। उन्होंने मेरी खातिर अपना सफ़र मुलतवी करके कोचवान को हुक्म दिया कि घर वापस चलो। वो सांता मार्टा ही में रहती थीं। आध घंटे बाद हम कस्बे में पहुंच गए। निहायत साफ सुथरा और जदीद तर्ज का कस्बा था। बाजारों में बड़ी रौनक थी। दुकानें हर तरह की चीज़ों से खूब सजी हुई थीं। एक खूबसूरत मकान के आगे पहुंचकर वो बग्घी रुक गई। सफ़ेद वर्दी पहने हुए खादिम ने दरवाज़ा खोला। मकान आरामदेह और नया था। उसमें कई कमरे थे। सबसे पहले मुझे डाइनिंग रूम में ले जाया गया। खादिम ने खाने पीने की चीज़ें नफासत से मेज़ पर सजा दीं। मैंने डट कर बहुत दिन बाद इतना मज़ेदार खाना खाया। उसके बाद मुझे एक कमरा दिखाया गया जिसमें बिस्तर लगा था, कपड़े रखने की अलमारी और मेज़ भी थी। मैंने दिल में कहा, वाह बेटा पेपलिन, ये तुम्हारी किस्मत। चलो कुछ दिन अच्छे कट ही जाएंगे। मुझे उस मकान में पनाह लिए सिर्फ 3 दिन हुए थे और मैं अपनी इस कामयाबी पर मुतमईन होने वाला था कि एक दोपहर आयरिश खातून मेरे कमरे में आई और कहने लगी, नौजवान, मुझे अफसोस है कि हम तुम्हें ज़्यादा देर अपने मकान पर क़याम की इजाज़त नहीं दे सकेंगे। आज किसी मकामी अखबार ने न सिर्फ तुम्हारी तस्वीर छाप दी है, बल्कि ये भी बता दिया है कि तुम कोराकाओ जेल से एक बड़े मुजरिम एंटोनियो के साथ फरार हो चुके हो। इससे पहले तुमने डेंकी आइलैंड में डॉक्टर नील के एक मुलाजिम को भी कत्ल कर दिया था। ये बातें तुमने हमसे छुपाई थीं। बहरहाल हम चाहें तो अभी पुलिस को तलब करके तुम्हें गिरफ्तार करवा दें, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। बेहतर यह है कि तुम खुद कहीं और चले जाओ। ये तकरीर सुनकर पैरों तले से ज़मीन निकल गई। न जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं ज़ब्त के बावजूद उन आंसुओं को न रोक सका। इतने में दूसरी औरत भी आ गई। उसके हाथ में मकामी अखबार का वही शुमारा था जिसमें मेरी तस्वीर और कारनामों की दास्तान खूब मिर्च मसाला लगाकर शाया की गई थी। दोनों ख़वातीन अजीब सी नज़रों से मेरी जानिब देखती रहीं। खुद उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ अब क्या सलूक करें। आखिर मैंने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, मौअज़्ज़िज़ ख़वातीन, मैं आपकी मेहरबानियों का शुक्रगुजार हूँ और यकीन करें ज़िंदगी के आखिरी सांसों तक इन्हें भुला नहीं सकूँगा। बेशक इस अखबार में जो कुछ लिखा है सही है। मैं अपने तमाम जराइम का जिम्मेदार हूँ और इनसे इनकार नहीं करूँगा, लेकिन इतनी इल्तिजा आपसे करता हूँ कि मुझे पुलिस के हवाले ना करें। मैं बहुत जल्द वापस अपने रेड इंडियन दोस्त जोरेलो के पास चला जाऊँगा। ऐसा मालूम होता है कि मुहस्सिब इंसानों की बस्तियों में मेरे लिए कोई पनाह नहीं। जंगलों में रहने वाले वैशी ही मुझे पनाह दे सकेंगे।
मैं फिर बताना चाहता हूँ, मैं मुजरिम नहीं था। आपके इस महज़्ज़ब माशरे ने मुझे ज़बरदस्ती मुजरिम और कातिल बना दिया, और अब मैं एक ऐसा खिलौना हूँ जिसकी इज्जत व आबरू से खेलने का हक हर फर्द को हासिल है। खुदा जाने उस वक्त जोश और जज्बे के आलम में क्या कुछ मेरी ज़बान से निकला। ताहम इतना याद है कि उन नेक दिल ख़वातीन ने इस तकरीर का अच्छा असर लिया। वो कुछ देर तक मेरे पास बैठी तसल्लियाँ देती रहीं और कहा कि उन्हें मेरी मजबूरियों का एहसास है। वो मुझे मुजरिम नहीं, एक अच्छा इंसान समझती हैं, लेकिन उनका ताल्लुक़ बच्चों की तालीम देने पर मुकर्रर से है, इसलिए उनकी ज़िंदगी के मामूलात पर इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है अगर उनके मकान में से पुलिस किसी मुजरिम को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाए। हाँ, ये मुमकिन है कि वो कॉन्वेंट की निगरान आला मदर से मेरा जिक्र करें। अगर मदर मुझे कॉन्वेंट के किसी गोशे में पनाह देने पर आमादा हो जाए तो फिर पुलिस वहाँ दाखिल होने की जरूरत ना कर सकेगी। उम्मीद की एक नई किरण मेरे सामने चकमगाने लगी। मैंने उन ख़वातीन के पाँव पकड़ लिए और जिस कदर आजिज़ी का इजहार कर सकता था किया कि वो मदर से मेरा आज ही बल्कि अभी जिक्र करें। मैं सब कुछ उसे बताकर पनाह की दरख्वास्त करने को तैयार हूँ। उन्होंने उसी वक्त मुझे साथ चलने का हुक्म दिया। घोड़ा गाड़ी आई और मैं उन ख़वातीन की मैयत में कॉन्वेंट की तरफ रवाना हुआ, जो वहाँ से 5-6 मील दूर था। ये एक बहुत बड़ी इमारत थी जिसके दोनों तरफ खुशनुमा बाग लगाया गया था। उन ख़वातीन ने मुझे हिदायत की कि मदर जो कुछ पूछे उसका जवाब सही सही देना, इसी में तुम्हारी सलामती है। मुमकिन है वो तुम्हें मुलाजिम या मजदूर की हैसियत से कॉन्वेंट में रखने को तैयार हो जाएं, फिर तुम्हें पुलिस का कोई ख़तरा नहीं रहेगा। इमारत के सदर दरवाजे पर दरबान खड़ा था। उसने टोपी उतारकर मेरी हमराही ख़वातीन को अदब से सलाम किया, फिर सवालिया नज़रों से मेरी जानिब घूरने लगा। मैंने निगाहें चुरा लीं और उसे इतना मौका न दिया कि मेरी शक्ल सूरत अच्छी तरह जहन नशीन करता। अगले ही लम्हे में आजिज़ व मिस्कीन बना गर्दन झुकाए एक वफादार कुत्ते की मानिंद उन ख़वातीन के पीछे उस पगडंडी पर चला जो मदर के ऑफिस की तरफ जाती थी। जूं जूं मैं आगे बढ़ रहा था, धड़कनें तेज़ होती जा रही थीं। न जाने ये मदर किस किस्म की होगी, मुझसे क्या पूछेगी और क्या समझेगी, पनाह दे या ना दे। मैंने बहरहाल तय कर लिया कि जहाँ तक मुमकिन होगा सच बोलूँगा और इनकिसार व आजिज़ी की इंतहा कर दूँगा। इसके बाद जो खुदा को मंजूर हो। मालूम हुआ कि मदर इस वक्त मौजूद नहीं, शाम को तशरीफ़ लाएंगी, फिर मुलाकात होगी। मेरी हमराही ख़वातीन के रसूख से इतना हुआ कि तीसरी मंजिल पर एक कमरा मुझे दे दिया गया ताकि मैं आराम कर लूँ। उस कमरे में आरामदेह बिस्तर भी था और हाथ मुंह धोने का इंतज़ाम भी। मैं सब कुछ जहन से खुरच कर बिस्तर पर जा लेटा और आंखें बंद कर लीं। देर तक सोया रहा। ख्वाब में लाली और जोरयमा को देखा कि रो रही हैं। आँख खुल गई। शाम सर पर आ गई थी। गोजीरा कबाइल में गुजरे हुए दिन शिद्दत से याद आने लगे। फिर जोरेलो की मेहमान नवाजी ने सताया। रुखसत होते वक्त उसने किस मोहब्बत से मुझे सोने के सिक्के दिए थे और कहा था कि अगर जी चाहे तो मैं वापस आ जाऊं और उसके साथ रहूं। लामहला मुझे वहीं जाना होगा अगर यहाँ पनाह ना मिली। एक मुलाजिम ने कमरे में आकर पूछा कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। मैंने उसे बताया कि शेव करना और नहाना चाहता हूँ और खाने को अगर कुछ मिल सके तो कीमत अदा करने की अहलियत भी रखता हूँ। थोड़ी देर बाद उस भले मानस ने सब चीज़ें ला दी और मुस्कुराता हुआ चला गया। मैंने पहले तो नाश्ता किया, फिर शेव बनाई, उसके बाद गुस्लखाने में जाकर खूब नहाया। क्या खबर ये तेरी ज़िंदगी का आखिरी गुस्ल हो। नहाकर कपड़े पहन रहा था कि दरवाजे पर किसी ने आहिस्ता से दस्तक दी। ये आयरिश खातून थी। उसने बताया कि मदर आ गई हैं और मुझे अपने ऑफिस में तलब कर रही हैं। एक बार फिर मुझे समझाया गया कि खबरदार झूठ ना बोलूं। मदर का ऑफिस सीधा सादा था। एक लंबी चौड़ी मेज़ के पीछे 50-55 बरस की बावकार औरत नन्हों का सफ़ेद लिबास पहने बैठी थी। उसके बाल आधे सफ़ेद आधे सियाह थे। आंखें गहरी सियाह जिन पर सुनहरे फ्रेम का कीमती चश्मा चढ़ा हुआ था। थोड़ी सख्त और होंठ पतले जो उसकी तबीयत के इस्तक़लाल और सख्त मिजाजी का पता देते थे। मेरी ख़वातीन अदब व एहतराम से खड़ी हो गई। मदर ने चश्मा उतारकर ऊपर से नीचे तक मेरा जायज़ा लिया, जैसे नज़रों ही नज़रों में मुझे तोल रही हो। मुझे उससे आंख मिलाने की जुर्रत ना हुई। शायद ऐसी हरकत बेअदबी और गुस्ताखी में शुमार होती। नौजवान, तुम स्पेनिश ज़बान जानते हो? मदर ने अचानक सवाल किया। उसकी आवाज़ में भी दबदबा और वक़ार था। जी, बहुत मामूली जानता हूँ, मैंने धीमे लहजे में मुअद्दब बनकर जवाब दिया। ये ख़वातीन तर्जुमानी के फ़राइज़ सरअंजाम देंगी। मुझे बताया गया है कि तुम फ्रांसीसी हो। जी हाँ। क्या तुम कोराकाओ की जेल से फ़रार हुए थे? बिल्कुल सच है मदर,
मैं ही वो बदनसीब हूं। मैंने भर्राई हुई आवाज में कहा, यह कब का जिक्र है? कोई 2.5 माह हुए होंगे। वैसे मुझे ठीक से याद नहीं कि कितना अरसा हुआ। इस दरमियानी मुद्दत में तुम कहाँ रहे? रेड इंडियन कबीले कोजीरा में, उसके बाद जोरेलो कबीले के सरदार। क्या कहा? तुम इंडियन लोगों के साथ रहे? मदर ने मेरी बात काट दी। ये नामुमकिन है, बिल्कुल गलत है। मैं जानती हूं कि कोई भी शख्स वहां के वैश्य लोगों के दरमियान इतना अरसा नहीं रह सकता। आज तक हमने अपने कई आदमी वहां मजहब की तबलीग के लिए भेजे, उनमें से एक भी जिंदा बचकर नहीं आया। मैं तुम्हारी ये बात तस्लीम करने से इनकार करती हूँ। सच सच बताओ, इतना अरसा तुम कहाँ रहे? अब बताइए, इसका मेरे पास भला क्या इलाज था? मैं बिल्कुल सच सच बता रहा हूँ और वो नहीं मानती। मदर, मैं खुदा को हाजिर व नाजिर जानकर अर्ज करता हूँ कि कोराकाओ जेल से फरार के बाद मैं कोजीरा कबीले में रहा। एक बड़े मुजरिम एंटोनियो के आदमी ने मुझे उस कबीले के सरदार जाटो के हाथों गुलाम बनाकर बेच डाला था। उसने मुझे इसलिए ख़रीदा कि मैं समंदर में गोता लगाकर मोती निकाला करूं। उसके बाद मैंने वो सारी दास्तान उसे सुनाई कि किस तरह एक शब दुश्मन कबीले जोरेलो ने वहां हमला किया। फिर मुझे अपने साथ ले गए। कुछ अरसा मैं जोरेलो का मेहमान रहा और वो खुद मुझे सांटा मार्टा की सरहद तक रुखसत करने आया। मदर हैरत से मुंह खोले ये सारी दास्तान सुनती रही। उसके चेहरे पर एक रंग आता और एक जाता। कभी ऐनक आंखों पर लगा लेती और कभी उतार देती। जब मैं चुप हुआ तो वो कहने लगी, इसमें कोई शक नहीं कि तुम बेहतरीन दास्तान गो हो। इस खूबी से तुमने हालात बयान किए हैं कि हर शख्स यकीन करेगा। लेकिन मैं दरियाफ्त करती हूं कि अपनी इस दास्तान की सच्चाई का कोई सबूत भी है तुम्हारे पास? जी हाँ, सबूत भी इत्तेफाक से मौजूद है, मैंने जल्दी से कहा और जेब में हाथ डालकर वो थैली निकाली जिसमें जोरिलों ने सोने के सिक्के और मोतियों की एक बड़ी तादाद भरकर मेरे सुपुर्द की थी। मैंने ये थैली मदर की मेज़ पर रख दी और कहा, इसे खोल कर देख लीजिए। इसमें वो मोती हैं जो कबायली सरदार जोरेलो ने मुझे अता किए थे। कुछ मोती पहले से मेरे पास थे और ये वो हिस्सा है जो कोजीरा कबीले के लिए समंदर से मोती निकालने के बाद मुझे मिला था। सोने के सिक्के इसके अलावा हैं। मदर ने थैली खोलकर मेज़ पर उलट दी। एक छन्नाके से सिक्के और मोती मेज़ पर बिखर गए। हैरत से तीनों खवातीन की आंखें फैल गईं। वो देर तक टिकटिकी बांधे उन मोतियों और सोने के सिक्कों को तकती रहीं। आखिर मदर ने कुछ तजब्जुब आमेज लहजे में कहा, यह भी तो मुमकिन है तुमने ये मोती और सिक्के कहीं से चुराए हों? जी नहीं, मैंने ये कहीं से नहीं चुराए। आप कहें तो मैं किताब मुक़द्दस पर हलफ ले सकता हूँ। इतना कहते ही मेरी आंखों से आंसू बहकर रुखसारों पर आ गए। मैंने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया और रोने लगा। मैं आपसे और कुछ तलब नहीं करूंगा मदर, मैंने हिचकियां लेते हुए कहा। मुसीबत और मुशक्क़त का पहाड़ खोदते खोदते मेरे बाजू छल हो गए हैं और मैं बुरी तरह थक चुका हूं। मेरी दरख्वास्त है कि चंद रोज़ अपने पास रहने दें। मैं किसी को तंग ना करूंगा, न कोई मेरा मुतालबा होगा। जो काम मेहनत मजदूरी का मुझसे लेना पसंद करें उसके लिए मैं हर वक्त हाजिर हूँ। ज़मानत के तौर पर ये मोती और सोने के सिक्के आपके सुपुर्द करता हूँ। मुझे आप पर पूरा एतमाद है। जब मैं यहाँ से रुखसत होने लगूं तो मेरी अमानत मुझे वापस फरमा दीजिएगा। मेरी तकरीर से ज़्यादा आंसुओं ने मदर पर गहरा असर डाला। उसने मुझे कमरे से बाहर जाने का इशारा किया। मैं बाहर निकल आया। शायद वो आयरिश और स्पेनिश औरतों से मेरे बारे में कुछ मशवरा करना चाहती होगी। मैंने इधर उधर देखा, वहाँ सन्नाटा था, आदमी न आदमजाद। एक लम्हे के लिए ख्याल आया कि अपने आप को उन औरतों के रहमो करम पर छोड़ देना अकल से बैद है। क्यों ना इसी वक्त यहाँ से निकल चलूँ? वैसे भी सूरज गुरूब होने वाला है। सीधा जंगल की तरफ चल दूंगा। रात किसी दरख्त या पहाड़ी खो में काट दूंगा। उसके बाद जोरेलो कबीले तक पहुँच जाना कोई मुश्किल ना होगा। मुमकिन है जंगल में इस कबीले का कोई ना कोई आदमी मिल जाए और उसके साथ ही घोड़े पर सवार हो लूँगा। इसी सोच में गुम था। दिल का फैसला कुछ और था और दिमाग का कुछ। दोनों में हम आहंगी नहीं हो पा रही थी। इतने में दोनों खवातीन कमरे से बाहर आ गईं और मुझे अंदर ले गईं। मदर ने मेरी जानिब गौर से देखते हुए फैसला कुन आवाज़ में कहा, मौसलियो पेपलिन, इसमें कोई शक नहीं कि आप मुसीबत ज़दा हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी तय है कि आप ऐसे इखलाकी जराइम के मुर्तकिब भी हो चुके हैं जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मौत है। हरचंद ये मिशनरी इदारा है और इसका ताल्लुक़ मज़हब से है, और अगर हम आप जैसे मुजरिमों को गवर्नमेंट की लाइल्मी में पनाह दें तो ख़ुद जुर्म का इर्तिकाब करेंगे। इसलिए हमारे नज़दीक ये बहुत कठिन मसला है। आप 1-2 दिन यहाँ रह सकते हैं, फिर जहाँ सींग समाएं चले जाइए। हम इतनी रियायत कर सकते हैं कि पुलिस को इत्तला ना दें। आप ये थैली अपने पास रख सकते हैं। मैंने इस करम के लिए मदर का शुक्रिया अदा किया।
और तीसरी मंजिल के उसी कमरे में आ गया। इन हालात में यहाँ ज़बरदस्ती रहना किसी तरह भी ठीक ना था। कैसी अजीब बात है कि खुदा की इस वसी व अरीज सरजमीन में एक आदमी के लिए कोई जाए पनाह ना थी। मैंने फैसला कर लिया कि रात की तारीकी छाते ही यहाँ से निकल चलूँगा। ऐसा ना हो कि मेरी वजह से इन बेचारी औरतों पर कोई आफत नाजिल हो। रात का खाना मुझे कमरे में मिल गया। उबले हुए आलू, गोश्त की 2-3 बोटियाँ, एक पूरी रोटी और दूध का भरा हुआ गिलास। मैंने खाने से फारिग होकर खिड़की से झांका। ये अंदाज़ा करना ज़रूरी था कि किस रुख से फ़रार इख्तियार करना दुरुस्त होगा। सदर दरवाजे की तरफ से जाना ठीक ना था। वहाँ 24 घंटे एक शख्स दरबानी के फ़राइज़ सर अंजाम देता है। बाग की 4 दीवारी कोई 8 फुट ऊंची थी। बहरहाल ये दीवार कहीं से भी बआसानी फांदी जा सकती थी। तबीयत में अजब तरह की बेचैनी और इस्तराब सा नमूदार हो रहा था, और छठी हिस्स बार बार किसी खतरे की निशानदही कर रही थी। जी में आया कि अभी यहाँ से निकल जाऊं। अव्वल व आखिर जब जाना ही ठहरा तो ताख़ीर कैसी। ये सोचकर दरवाजे की तरफ बढ़ा और उसे खोलना चाहा तो पता चला कि बाहर से बंद है। आने वाहिद में वसवसे और ओहाम सर पर से गुजर गए। दिमाग पिघलने लगा और असाब का तनाव यकदम हद से ज़्यादा बढ़ गया। गोया इन भोली भाली सीधी खवातीन ने जंगल के शेर को पिंजरे में बंद कर दिया था। तैश के मारे मेरी हालत इतनी अबतर हो गई कि अगर उस वक्त कोई सामने आ जाता तो मैं उसे कत्ल करने से भी तरीक़ ना करता। मैंने ज़ोर ज़ोर से 2-3 लातें दरवाजे पर मारी, फिर घूंसे बजाए और हलक फाड़ फाड़ कर अपने नादीदा दुश्मनों को गालियां दी। लेकिन बेकार, कोई नमूदार ना हुआ। किसी को मुझसे दिलचस्पी ना थी। मैंने खिड़की खोली। अगर यहाँ से छलांग लगाऊं तो बैक वक्त कितनी हड्डियाँ चटखेंगी। ये अंदाज़ा करने में देर लगी कि सबसे पहले खोपड़ी पाश पाश होगी, उसके बाद बदन की दूसरी हड्डियों की बारी आएगी। मेरा कमरा तीसरी मंजिल पर था और ज़मीन से उसकी ऊंचाई 50 फुट से कम ना थी। निढाल होकर दोबारा बिस्तर पर जा गिरा। अब हर लम्हा मुझे पुलिस का इंतज़ार था। रात भीगती रही। बाग में से झींगरों का शोर मुसलसल सुनाई देने लगा। दूर कहीं किसी वीराने में उल्लू गला फाड़ फाड़ कर चीख रहा था। फिर चंद कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें। मैं एक बार फिर ख्वाबों की दुनिया में पहुंच गया। लाली और जोरयमा की शक्लें, समंदर, कश्ती, मोती। आनन फानन मंजर बदल गया। वैशी कबीलों की लड़ाई, लाशें ही लाशें, आग, खून, वैशियाना नारे। एक वैशी नेजा तानकर घोड़ा दौड़ाता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। उफ खुदाया, ये तो एंटोनियो है। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं आंखें खोल देता हूँ। छत से लटका हुआ हल्की पावर का बल्ब रोशन था। अब दरवाज़ा धड़ाधड़ पीटा जा रहा था। कोई मेरे कान में कह रहा था, उठो बेटा, मुसीबत की घड़ी शुरू हो गई। उठकर दरवाज़ा खोला। एकदम 3-4 बावर्ती पुलिसमैन कमरे में घुस आए। उनकी वर्दियाँ सफ़ेद और चेहरे सियाफाम। उन सब के हाथों में राइफलें थीं। अकब में एक लंबा तड़ंगा आदमी दाएं हाथ में रिवॉल्वर संभाले हुए था। उसकी नाली मेरी खोपड़ी की तरफ उठी हुई थी। उसकी वर्दी से यह अंदाज़ा करना दुश्वार नहीं कि वो पुलिस का बड़ा अफसर है। एक सिपाही आगे बढ़कर मेरे हाथ में हथकड़ी डाल देता है। ये सारा मरहला 1 या 2 मिनट में तय हो गया। मैं इत्मीनान का सांस ले रहा था। जब मैंने हथकड़ी पहन ली तो पुलिस अफसर तहकुमाना लहजे में कहने लगा, खबरदार जुम्बिश न करना वरना मैं फायर कर दूंगा। फिक्र ना कीजिए जनाब, मैं साकित और साकिन हूँ। पूरी इमारत में भूचाल की सी कैफियत थी। यहाँ आधी रात के वक्त मुसल्ला पुलिस का नमूदार होना कोई मामूली बात नहीं। हर तरफ पादरी, नने, तलबा व तालिबात, मुलाजिम और न जाने कौन कौन बिस्तरों से उठकर तीसरी मंजिल की जानिब चला आ रहा था। आयरिश और स्पेनिश खवातीन भी कमरे में आ गई थीं और मेरे हाथों में हथकड़ियाँ देखकर रोने लगीं। एक औरत देखते देखते बेहोश होकर धड़ाम से गिर गई। इसे ले चलो, पुलिस अफसर ने मातहतों को हुक्म दिया। वो मुझे धकेलते हुए कमरे से बाहर ले गए। सीढ़ियाँ उतरकर निचली मंजिल में आ गए। मजमा काई की तरफ फट गया। पादरियों और ननों ने मुझे देखकर तरह तरह के निशान सीनों पर बनाना शुरू किए, जैसे मैं इंसान नहीं कोई भूत परीत था। मेरी निगाहें मदर को ढूंढ रही थीं, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। मैं सोच रहा था, क्या पुलिस को उसी ने बुलाया है? खैर, जो किस्मत में लिखा है वो पूरा होगा। किसी का इसमें क्या दोष? ये तय है कि मौका मिला तो एक बार मदर से पूछूंगा ज़रूर कि उसने अपने वादे की खिलाफ वर्जी क्यों की। दरवाजे के करीब एक बड़ी पुलिस वैन खड़ी हुई थी। उन्होंने मुझे उसमें सवार कराया और गाड़ी फुल स्पीड पर एक जानिब रवाना हो गई। बाजार वीरान और सड़कें सुनसान। इक्का दुक्का रेस्टोरेंट और कैफ़े खुले नजर आए। कहीं से गाने बजाने की आवाज़ें भी कान में पड़ी। शहर सो रहा था, शहर जाग रहा था।
वैन का ड्राइवर सिया फाम था और सफ़ेद वर्दी में उसके चेहरे की स्याही निखर आई थी। पुलिस वालों ने तमाम सफ़र के दौरान मुझसे कोई बात ना की, न उन्होंने मेरे कपड़ों की तलाशी लेने की जहमत गवारा की। लेकिन मैं खूब जानता था कि जिस जगह भी मुझे ले जाया जा रहा है, सारी कसर वहां निकल जाएगी। पूछगछ भी होगी, अच्छी तरह तलाशी भी ली जाएगी। गाली गलोच और मार कुटाई से भी वास्ता पड़ सकता है। एक ढीठ आदि चोर उचक्के की मानिंद मैं इन तमाम बातों को याद करके दिली दिल में खुश हो रहा था कि चलो चंद रोज तफरी रहेगी। जाहिर है हम जैसे अफराद के लिए रोज़मर्रा की ऐसी बातें अब तफरीही में गिनी जाती थीं। सांता मार्टा की छोटी सी जेल कस्बे के बिल्कुल मगरिब में ऐन आखिरी किनारे पर वाक़ थी। गाड़ी जेल के बड़े फाटक में दाखिल होकर खुले सहन में रुकी। सिपाहियों ने मुझे नीचे उतारा और सामने ही एक कमरे में ले गए। यहाँ पर लैंप रोशन था। एक बोसीदा सी मेज़ और 4-5 कुर्सियाँ पड़ी हुई थीं। दीवार पर छोटे बड़े चार्ट लटके हुए थे। एक पर शहर का नक्शा था और बकिया पर गालिबन पुलिस स्टेशन की कारगुजारी दर्ज थी। मेज़ के पीछे एक मोटा ताज़ा सिया फाम टहल रहा था। पुलिस वालों ने एड़ियाँ बजाकर उसे सल्यूट किया। उसने निगाहें उठाकर मुझे देखा, फिर स्पेनिश ज़बान में मेरे निगरान पुलिस अफसर से पूछा, इस शख्स ने गिरफ्तारी के वक्त गुल गुपाड़ा तो नहीं मचाया? मैं देख रहा हूं कि कितना तजुर्बेकार आदमी है। ज़रूर इसने दंगा फसाद करने की कोशिश की होगी। नहीं जनाबे वाला, इसके बरक्स ये खामोशी और शराफत से पकड़ा गया है। इसने मामूली सी मुज़ाहमत भी नहीं की। खुद हमारा ख्याल था कि यह आसानी से काबू में ना आएगा, लेकिन ये तो बकरी का बच्चा निकला। अब भी तमाम रास्ते मुस्कुराता आया है। अच्छा, बड़े अफसर के लहजे में हैरत थी। उसने फिर मुझे घूर कर देखा। मैंने आगे बढ़कर इजाज़त लिए बगैर एक कुर्सी घसीटी, सर से हैट उतारा और आराम से मुस्कुराने लगा। एक लम्हे के लिए मेरी इस बदतमीज़ी पर अफसर आला के माथे पर परेशानी की सिलवटें सी पड़ी, लेकिन कुछ सोचकर वो हंसा और अपना काला भद्दा हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने भी गर्मजोशी से मुसाफा किया। स्पेनिश ज़बान बोल सकते हो? उसकी आवाज़ गूंजदार थी। मैंने नफ़ी में गर्दन हिलाई। उसने घंटी पर हाथ मारा। फौरन एक सिपाही कमरे में आया और एड़ियाँ बजाकर अटेंशन खड़ा हो गया। मोची को बुलाओ, अफसर आला ने हुक्म दिया। मैं हैरान रह गया कि इस मौके पर भला उसका क्या काम। मुमकिन है यहाँ मुजरिम को नए जूते बनवा कर देने का दस्तूर हो। अभी मैं इसी सोच में था कि एक पस्त कामत आदमी मजदूरों की सी नीली वर्दी पहने और हाथ में हथौड़ा थामे कमरे में आ गया। मोची तर्जुमान के फ़राइज़ अंजाम देगा। ये थोड़ी बहुत फ्रांसीसी जानता था। अब मेरे और पुलिस अफसर के दरमियान जो गुफ्तगू हुई वो सुनने से ताल्लुक़ रखती है। क्या तुम वही फ्रांसीसी मुजरिम हो जो कोराकाओ की जेल से भागे थे? जनाब, मैं खुद नहीं भागा था, बल्कि भगाया गया था। अच्छा, ये तो अजीब बात है। भला तुम्हें किसने भगाया वहां से? एंटोनियो ने जनाब। एंटोनियो का नाम लेना था कि पुलिस चीफ अपनी कुर्सी से यूं उछला जैसे बिच्छू ने डंग मारा हो या बिजली का करंट लगा हो। उसने मेरी तरफ घूरते हुए कहा, क्या कहते हो? तुम्हें एंटोनियो ने वहां से भगाया? तफसील से सारी कहानी सुनाओ। एक बार फिर पुराना रिकॉर्ड बजाया गया। जब मैं सारा किस्सा गोश गुजार कर चुका और बताया कि 2.5 माह इंडियन कबीले में काटे हैं, तो वो उछल पड़ा और चिल्लाया, झूठ बोलते हो तुम, मैं कभी यकीन नहीं कर सकता। मत यकीन कीजिए, मैंने उकता कर कहा। मेरे पास आपको यकीन दिलाने का कोई जरिया नहीं। हकीकत यही है। इसकी हथकड़ियाँ खोल दो। फौरन उसने सिपाहियों को हुक्म दिया। आनन फानन मेरी कलाइयाँ भारी आनी हथकड़ियों के बोझ से हल्की हो गईं। जल्दी से इसकी जैकेट और कमीज उतारो। सिपाहियों ने उसी नामे दूसरे हुक्म की भी तामील कर दी। वो उठा और मेरे बराना सीने और पुश्त का अच्छा जायजा लेने के बाद दोबारा कुर्सी पर जा बैठा। फिर अपने सामने पड़ा हुआ एक कागज़ तकने लगा। गालिबान उसमें मेरा हुलिया लिखा होगा। उसने मुझे बायां हाथ दिखाने का हुक्म दिया। मैंने हाथ उसके सामने फैला दिया। मेरा बायां अंगूठा कटा देखकर सुकून का सांस लिया। खुदा का शुक्र है कि तुम वही हो, वरना मुझे धोखा होने लगा था कि मेरे आदमी किसी और को पकड़ कर लाए हैं। जनाब, इसमें खुदा का शुक्र करने की कौन सी बात थी? मैं अर्ज तो कर रहा हूं कि आपने सही आदमी गिरफ्तार किया है। उसने अपने मातहतों की तरफ देखा और पूछा, इस शख्स की तलाशी ली जा चुकी है? मैंने दिल में कहा, मारे गए। अब वो थैली मेरे कब्जे से निकलकर इनके पास चली जाएगी। लेकिन सिपाहियों और उनके अफसर ने फौरन मुस्तैदी से जवाब दिया, तलाशी ली जा चुकी है। इसके कब्जे से कोई काबिल एतराज़ चीज़ बरामद नहीं हुई। अब मैं समझा कि सिपाहियों ने तलाशी का झूठ मूठ इकरार क्यों किया। उन्हें यह काम गिरफ्तारी का फ़र्ज अंजाम देते ही करना चाहिए था। अगर वो कहते कि तलाशी नहीं ली गई
तो पुलिस चीफ नाअहली के जुर्म में सज़ा भी दे सकता था। लिहाजा सज़ा से बचने का यही एक बेहतरीन तरीक़ा था कि तलाशी का इकरार कर लिया जाए। अब मेरा क्या हशर होगा जनाबे वाला? अगर मुनासिब हो तो मुझे बताया जाए। वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखता रहा, फिर हंसकर कहने लगा, हमारा काम सिर्फ तुम्हें गिरफ्तार करके लाना था। फैसला करना बैरन कोला वालों का काम है। हम जल्द से जल्द तुम्हें वहां रवाना कर देंगे। फिलहाल हम तुम्हें ऐसी जगह भेज रहे हैं जहां तुम्हारे ही वतन के एक दो आदमी मौजूद हैं। मेरा ख्याल है तुम उनके दरमियान मज़े में रहोगे। क्या वो फ्रांसीसी हैं? मैंने अपनी खुशी छुपाते हुए पूछा। जाहिर तो वो यही करते हैं, उसने जवाब दिया। समझ में नहीं आता ये फ्रांसीसी इतने जराइम पेशा क्यों होते हैं। जिसको देखो कातिल, चोर, डाकू, स्मगलर और न जाने क्या क्या धंधा करता है। जिन फ्रांसीसियों के पास तुम्हें भेजा जा रहा है उनमें एक लौंडा कोई 17-18 बरस का होगा। उसके बारे में मुझे बताया गया है कि उसने कई कत्ल किए हैं। चंद लम्हे बाद मुझे जेल खाने के शुमाली हिस्से में ले जाया गया। बैरिकों में कैदी ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहे थे। मुसल्ला गार्ड अपनी अपनी ड्यूटियों पर हाजिर दिखाई दिए। सब ने गौर से मुझे देखा। एक लंबी बैरिक के करीब पहुंचकर मेरे साथी सिपाहियों ने बैरिक के निगहबान से सरगोशी में कुछ कहा। उसने कुफुल खोला और मुझे अंदर धकेल कर दरवाज़ा बंद कर दिया। 1-2 मिनट तक मैं दरवाजे में खड़ा रहा। फर्श पर से 2 आदमी लेटे खर्राटे ले रहे थे। कोने में एक स्टूल पर तेल से जलने वाली लालटेन धरी थी। मैंने करीब जाकर उन दोनों पर नजर डाली, फिर एक की पसलियों में हल्की सी ठोकर लगाई। वो हड़बड़ा कर उठा और देखे बाले बगैर माँ बहन की गालियों का पुश्तारा खोल दिया। दूसरा भी करवट बदल कर बेदार हो गया। मेरी आंखों में आंसू थे। शायद रोना ही मेरे हक में बेहतर साबित हो रहा था। मात्रो ने मुझे पहचाना और उछलकर चिमट गया। वो बच्चों की तरह मेरे गले से लिपटा हिचकियां ले रहा था। जॉन क्लॉस का भी यही हाल था। कैसे हो यारों? मैंने आहिस्ता से कहा। मुझे पहचानते हो ना? हेनरी पेपलिन। पेपलिन तुम्हें कौन भूल सकता है? बखुदा कोई वक्त ऐसा ना था जो तुम्हारी याद में ना गुजरता हो। वो लम्हे अब भी इतने बरस बाद याद आते हैं तो सीने पर सांप लौट जाता है। क्या वक्त था और कैसे नाजुक हालात। जब मैं कोराकाओ से एंटोनियो के साथ भागा था तो जब ही समझ लिया था कि इन जानिसारों की सूरतें दोबारा देखने का मौका ना मिलेगा, और कुछ ऐसा ही हाल उनका भी था। लेकिन अब एहसास हुआ कि कुदरत के खेल निराले हैं और उसके आगे कोई काम भी नामुमकिन नहीं। गैर मुतवक्के तौर पर खुदा ने बिछड़े हुओं को आपस में मिला दिया था। कोराकाओ से जब मैं एंटोनिया के साथ फरार हुआ तो एक हंगामा बर्पा हो गया। सियाफामों ने मेरे भाग जाने की खबर सुनी तो उन्होंने जेल पर हल्ला बोल दिया। गवर्नर खुद दौड़ा दौड़ा आया और कैदियों की जान के खतरे के पेश नज़र जेल हुकाम को हिदायत की कि उन्हें फ़ौरन महफूज जगह पर मुंतकिल कर दिया जाए। इस अफरा तफरी में जॉन क्लॉस और मात्रो को भी फरार होने का मौका मिल गया। जेल में एंटोनियो के गिरोह के कई और आदमी भी बंद थे। उनके साथ ही मात्रो और जॉन क्लॉस भी मुख्तलिफ मकामात पर छुपते फिरे। बिलाखिर सांटा मार्टा में आ गए। उनका ख्याल था कि समंदर के रास्ते वेनेजुएला चले जाएंगे, मगर पुलिस ने एक रोज़ उन्हें आवारागर्दी के इल्ज़ाम में धर लिया। पूछगछ हुई तो सब राज खुल गया। अब उन्हें कुछ कार्रवाई के बगैर बैरन कोला रवाना किया जा रहा था कि मैं भी जा पहुंचा। मालूम हुआ कि बैरन कोला खासा बड़ा कस्बा है और वहाँ की जेल बहुत वसी है। इस वक्त भी उस जेल में कोई 1000 के लगभग मुजरिम अपनी अपनी सजाए कैद काट रहे हैं। रात का बकिया हिस्सा हमने इसी गपशप में गुजार दिया। जॉन क्लॉस का कहना था कि बैरन कोला जेल में पहुंचकर ही फरार होने के इम्कानात पर गौर किया जाएगा। वहाँ से भागना ज़रूरी है, वरना ये लोग हमें हुकूमत फ़्रांस के हवाले कर देंगे। उस जेल में निगरानी के इंतजामात ज़्यादा बेहतर नहीं हैं, और अगर हम चाहें तो पुलिस अफसरों और निगरानों को रिश्वत देकर यहाँ से भी निकल सकते हैं। लेकिन दुश्वारी यह है कि हम एक तो स्पेनिश ज़बान नहीं जानते, दूसरे रास्तों से नावाकिफ़ हैं, इसलिए फ़ौरन लोगों की नज़रों में आकर दोबारा किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। हाँ, यहीं का कोई आदमी हमारे साथ चलने के लिए आमादा हो तो फिर कोई ख़तरा नहीं। निगरानी का हाल यह है कि रात भर में सिर्फ 3 मुसल्ला गार्ड पहरा देते हैं। क्या हर वक्त तुम लोग इसी बैरिक में बंद रहते हो? मैंने पूछा। नहीं, सुबह 2 घंटे तक हमें सहन में घूमने फिरने की इजाज़त है। फिर दोपहर से लेकर सूरज गुरूब होने तक हम बाहर बैठ सकते हैं। अलबत्ता दूसरे कैदियों से बातचीत या राब्ते की सख्ती से ममानियत है। वैसे भी हमें कोलंबियन मुजरिमों से अलग थलग रखा गया है और ख़ुद हमारा भी जी नहीं चाहता कि उनसे कोई ताल्लुक़ पैदा करके अपनी मुसीबत में इजाफा करें। कोलंबियन कैदियों में किस किस्म के अफराद हैं? हर तरह के। ज़्यादा उठाई गिरे और उचक्के हैं। चंद पेशावर कातिल भी हैं
जिनके बारे में अजीब अजीब कहानियां उनके मुसल्ला पहरेदारों की ज़बानी सुनने में आई थीं। किसी ने दर्जन कत्ल किए हैं तो किसी ने 2 दर्जन। ऐसे खतरनाक मुजरिमों को ज़मीन दोस्त तहखानों में रखा गया है। कहते हैं वो एक ऐसी भयानक जगह है कि 3 माह से ज़्यादा कोई शख्स वहाँ जिंदा नहीं रह सकता। इस वक्त भी तहखानों में कोई 15-20 आदमी मौजूद हैं। सूरज निकलने से चंद मिनट पहले जेल का अलार्म सुनाई दिया। ये इस बात का ऐलान था कि कैदी बेदार होकर ज़रूरियात से फारिग हो जाएं। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया और हमें बनी बनाई चाय, उबला हुआ दूध और रोटी नाश्ते के लिए दे गया। नाश्ते से फारिग हुए ही थे कि सिपाही फिर आ गया और कहने लगा, पैपलिन को हेड वार्डन तलब करता है। मैं उसके साथ गया। हेड वार्डन वही शख्स था जिसे मैं पुलिस चीफ समझे हुए था और गुज़िश्ता रात उसकी हरकतों से खासा लुत्फ़ उठाया था। इस मर्तबा उसने बेहद तपाक से हाथ मिलाया और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके मेरे जानिब मायने खेज नज़रों से देखकर हंसने लगा। काले भट्ट चेहरे के साथ चमकते हुए सफ़ेद दांत ऐसे मालूम हो रहे थे जैसे तवे पर कोड़ियाँ फैला दी गई हों। यकायक कुछ याद करके वो उठा और कमरे से बाहर निकल गया। वापस आया तो वही नीली वर्दी पहने हुए मोची उसके साथ था। जाहिर है तर्जुमान के बगैर वार्डन साहब मुझसे गुफ्तगू नहीं कर सकते थे। कुर्सी पर बैठकर उसने उन्हीं बेहुदा सवालों की बौछार कर दी जिनके जवाब देते देते मैं तंग आ चुका था। तुमने कल बताया था कि कोराकाओ जेल से तुम्हें एंटोनियो ने भगाया था। चलो मान लिया, लेकिन तुम कहते हो कि 2.5 माह तक गोजीरा और फिर जोरेलो कबाइल में रहे। यह बात मेरी खोपड़ी में नहीं आती। सच सच बता दो, इस अरसे में कहाँ रहे? किसने तुम्हें पनाह दी थी? जनाब, मैंने जो कुछ अर्ज किया वो हर्फ बा हर्फ दुरुस्त है। अब ये बात आपकी खोपड़ी में ना आए तो मैं क्या करूं? ओह, फिर वही बकवास, उसने झुंझला कर कहा। तुम्हें खबर है कि ये इंडियन कितने वहशी हैं? कोई शख्स उनके साथ एक दिन भी नहीं काट सकता। सिर्फ इस साल उन्होंने हमारे तकरीबन 25 साहिली मुहाफिजों को मौत के घाट उतारा है। ये सुनकर मैंने क़हक़हा लगाया और कहा, जी नहीं, साहिली मुहाफिजों को इंडियन कबाइल ने हलाक नहीं किया। ये कारनामा स्मगलरों का है। आपको किसी ने गलत इत्तला दी है। मैं खुद इतने दिन इंडियन लोगों के साथ रहा। अगर वो ऐसी हरकत करते तो ये बात मुझसे पोशीदा नहीं रह सकती थी। उसकी आंखें हैरत से उबल पड़ी। उसने कुछ सोचते हुए इस बात में गर्दन हिलाई। हो सकता है तुम्हारा बयान दुरुस्त हो, लेकिन ये बताओ कि तुम उन कबाइल में रहकर क्या करते रहे? मैंने मोतियों और सोने के सिक्कों की भरी हुई थैली निकालकर उसके आगे फेंक दी। ये वो मुआवजा और अतिया है जो मुझे गोजीरा और जोरिलो कबाइल ने काम करने के बाद दिया। तुम्हारे आदमियों ने कल मेरी तलाशी नहीं ली थी, वरना ये थैली बरामद हो जाती। उन्होंने झूठ बोला कि तलाशी ली जा चुकी है। सोने के सिक्के और बेशकीमत मोती देखकर वार्डन की राल टपकने लगी। निहायत हरीसाना नज़रों से उसने एक एक मोती और सिक्के को परखा। फिर कहने लगा, यह भी तो मुमकिन है कि ये सिक्के और मोती तुमने कहीं से चुरा लिए हों। निहायत गलीज काली मेरी ज़बान पर आते आते रह गई। गुस्सा ज़ब्त करके मैंने फिर बेपरवाही से क़हक़हा लगाया और कहा, क्या इस दौरान में किसी ने अपने मोतियों और सोने के इन सिक्कों की चोरी हो जाने की रिपोर्ट की है? अभी तक ऐसी रिपोर्ट तो नहीं की गई, मगर क्या खबर, आजकल में कोई शख्स रोता पीटता हमारे पास चला ही आए कि यह दौलत उसकी है। लिहाजा हमारा फ़र्ज़ है कि अपनी तफ्तीश मुकम्मल होने तक इसे अपने कब्ज़े में रखें। अगर तुम इसके जायज़ मालिक साबित हुए तो फ़िक्र ना करो, ये थैली तुम्हें लौटा देंगे। मैंने देखा कि उसके चेहरे पर खबासत की लहरें रक्स कर रही थीं। मौका ऐसा न था कि मैं यहाँ कोई हंगामा करता, लेकिन तजुर्बे ने बताया कि ऐसे बेईमान अफसर जहाँ भी हों, जिस मकाम पर भी हों, हद दर्जे बुज़दिल साबित होते हैं। उनके साथ अगर गंदे लबो लहजे में बात की जाए तो फ़ौरन हथियार डाल देते हैं। मैंने तुर्प का पत्ता फेंका। उसके वहमो गुमान में भी ना था कि मैं ऐसी गुस्ताखी पर उतर आऊँगा। ऑफिसर, मैं खुद ये थैली लेकर तुम्हारे पास आने वाला था, क्योंकि मैं कल ही देख चुका था कि तुम किस कदर कमीने और अच्छी तबीयत के आदमी हो। बेशक मैं कातिल और डाकू हूँ, लेकिन मैंने कोलंबिया की सरजमीन में ऐसा कोई जुर्म नहीं किया जिसकी बिना पर तुम मुझे डराने धमकाने या मेरा माल हथियाने की कोशिश करो। मैंने जो कुछ किया वो अपने वतन फ्रांस की सरजमीन पर किया था। क्या तुम समझते हो कि मैं इस कानून से वाकिफ़ नहीं हूँ कि किसी भी मुल्क के शहरी को, खा उसकी हैसियत कैसी ही गिरी हुई हो, किसी गैर सरजमीन पर मार डालना, कैद कर देना बैनुल अक़वामी तौर पर कितना बड़ा जुर्म है? मैं तुम्हारे मुंह पर थूकता हूँ, और ये चंद हकीर मोती और सोने के बेकार टुकड़े अगर तुम्हारी ज़िंदगी संवार सकते हैं तो तुम्हें अता करता हूँ। इतना कहते ही मैंने पूरी क़ुव्वत से उसके चेहरे पर थूक दिया। मेरी इस तकरीर और थूक देने की हरकत से वार्डन की क्या हालत हुई, उसे किन अल्फाज में बयान करूं। उसका चेहरा पहले ही इतना सियाह था
कि बदलता हुआ रंग नजर ही नहीं आता था, लेकिन मैंने इतना ज़रूर देखा कि उस स्याही में सफ़ेदी नमूदार हो गई, जैसे एकदम उसके चेहरे से खून गायब हो गया हो। अपनी कुर्सी पर हक्का बक्का बेहिस व हरकत बैठा, जबड़े खोले आंखें फाड़े मेरी तरफ घूरता हुआ। मेरा ख्याल है चंद जुमलों का मफहूम तो वह खुद ब खुद समझ गया था, बाकी तकरीर का मफहूम उसे मोची ने समझा दिया होगा। खुद मोची की हालत देखने के लायक थी। इस तरह मेरी जानिब तक रहा था जैसे मैं कोई बदरू हूं या जंगली परिंदा जो अभी उन पर हमला कर देगा और फिर खून पी जाएगा। मोची के हाथ पांव वार्डन की यह हालत देखकर लरस रहे थे। वो उसी वक्त मुंह फेर कर कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाते ही वार्डन को जैसे होश आ गया। उसने मेज पर रखा हुआ शीशे का भारी लैंप उठाकर मेरे सर पर दे मारा। मैं इस अचानक हमले के लिए तैयार ना था। ज़र्ब इतनी शदीद थी कि आंखों के आगे तारे से उड़ने लगे। फिर खून की एक धार पेशानी से निकलकर चेहरा तर करती हुई हाथों पर गिरी। अपना खून यूं बहता देखकर मैं होश व हवास खो बैठा। इतना याद है कि चंद मिनट के अंदर अंदर उस कमरे की हर शय तलपट हो चुकी थी। मेज, कुर्सियां, कागज, फाइलें सब टूटी फूटी पड़ी थी। हेड वार्डन का चेहरा लहूलुहान था। उसकी वर्दी फटी हुई और नाक से नक्सीर जारी थी। मुझे हैरत है कि वो जिंदा कैसे रह गया। मैंने उसका मोटा सा लकड़ी का रोल उसके जबड़े पर इस जोर से मारा था कि यकीनन उसके 2-3 चमकीले सफ़ेद सफ़ेद दांत छड़ गए होंगे। एक गहरा जख्म उसके बाएं भंवों पर लगा था। फिर 3-4 कवी हैकल सियाफाम सिपाहियों ने मुझे लातों और घूंसों पर धर लिया। मैं उनके दरमियान एक फुटबॉल की तरह उछल रहा था। वहशी भैंसों और गेंडों की मानिंद मुझ पर पिल पड़े थे और मार मार कर मेरा भुरकस निकाल दिया। इतनी शानदार ठुकाई बहुत मुद्दत बाद नसीब हुई थी। बहुत जल्द मेरा हुलिया ऐसा हो गया जैसे जापान का नक्शा। एक सिपाही का वो आखिरी घूंसा था जो मेरी नाक के बांसे पर लगा और मैं चरखी की तरह घूमकर धड़ाम से फर्श पर ढेर हो गया। चंद लम्हों तक ये एहसास भी हवा हो गया। अब अंधेरा ही अंधेरा था, बेपाया अंधेरा, जिसमें वक्त के गुजरने का पता भी नहीं चलता। दिन और रात यकसा हो जाते हैं। होश आया तो ये अंधेरा मुझे निकले हुए था। जिस्म का कोई जोड़ ऐसा न था जो बुलंद आवाज में फरियाद न कर रहा हो। बड़ी मुश्किल से बदन के मुख्तलिफ हिस्सों पर हाथ फेर कर टूटी हुई हड्डियों और चटकी हुई पसलियों को गिनने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। पता चला कि दोनों बाजुओं की कोनियां भी अपनी जगह से हिली हुई हैं। सर बुरी तरह चकरा रहा था और हर लम्हा यूं महसूस होता था कि मैं बेपनाह बुलंदी से नीचे गिर रहा हूं। बेख्तियार हलक से ऐसी चीखें निकलने लगीं जैसे बिल्लियां आपस में लड़ रही हों। जवाब में कुछ फासले पर दबी दबी हंसी और कहकहों की आवाज़ें कान में आईं। शायद जेल के वो सिपाही थे जिन्होंने मेरी मुरम्मत के फ़राइज़ अदा करने में भरपूर हिस्सा लिया था। लेकिन बहुत जल्द हकीकत वाज़ेह हो गई। मुझे इसी जेल के अंदर भयानक तारीख तहखानों में से किसी एक में फेंक दिया गया था जिसका जिक्र जॉन क्लॉस ने किया था। ये मकरू आवाज़ें उन मुजरिमों की थीं जो यहाँ बंद किए गए थे और उन्हीं संग दिलों और बेरहमों के कहकहे थे जो हथौड़े बनकर मेरे जहन पर देर तक बरसते रहे।